Good morning, everyone. So, today I am going to start with the unit number 2 of chapter 1. आपका चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी है उसके अंदर दो यूनिट्स हैं. यूनिट नंबर 1 दैट वी हैव कंप्लीटेड स्टडी, दैट वाज द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी लॉ, एंड यूनिट 2 इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज. तो इस यूनिट 2 में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी जो उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, एंड दैट इज़ द नेम ऑफ द यूनिट 2, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज. ये जो चार्ट आपके सामने है बेटा, ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग. क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, ये चार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड ऑल द कंपनी इनटू टू पार्ट्स, प्राइवेट कंपनीज एंड द पब्लिक कंपनी. और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कई बार लोग कंपनीज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड ओपीसी. दैट्स अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग. एंड बेसिकली वी डिवाइड द कंपनीज ओनली इनटू टू पार्ट्स, प्राइवेट कंपनीज एंड द पब्लिक कंपनी. एंड ओपीसी जो है ना, इसका सब टाइप है. इट इज अ सब टाइप, इट इज बेसिकली टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी. तो इसका तो प्राइवेट कंपनी के नीचे आएगा ना. अगर हमने ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर, इसका मतलब तीनों क्या होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई. ओपीसी ना तो प्राइवेट कंपनी ना पब्लिक कंपनी, ये हो जाएगा मतलब. बट ऐसा नहीं है, ओपीसी बेसिकली टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी. ये आपके सामने अभी थोड़ी देर में डिस्कशन में कई जगह ये पॉइंट आएगा. इट इज बेसिकली टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी. तो बेसिकली दैट्स वाई वी से दैट, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करना विशाल, हल्का सा कम करना. दैट्स वाई वी से दैट द कंपनीज को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. प्राइवेट कंपनी को फर्दर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्राइवेट कंपनी दैट इज द 1 पर्सन कंपनी. बेटा जो ऑनलाइन लाइव है बेटा, आवाज क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? जो बच्चे ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहे हैं नाउ, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन और पब्लिक कंपनी डेफिनेशन अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. और उसके बाद मैंने नीचे का जो क्लासिफिकेशन है बताया था, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी. और इन चीजों के जो मतलब मैंने बताया था, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सेम है. दोनों कॉन्टेक्स्ट में सेम है. अच्छा, इस क्लास चार्ट को मैंने एक चीज और नाम दिया था, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज. क्या बोला था? जनरल क्लासिफिकेशन. इसका मतलब क्या है, हर कंपनी इस चार्ट में जरूर फॉल करेगी. आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, ऐसा हो नहीं सकता कि वो इस चार्ट में फॉल ना करे. और इसको भी मैंने फर्दर डिवाइड कर, लिमिटेड बाय गारंटी, मे हैव अ शेयर कैपिटल, मे नॉट हैव अ शेयर, ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ भी, और ये सब बताया था. और ये इसके बारे में डिटेल लैंग्वेज वैसे आपके यूनिट 1 में भी दे रखा था, जो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स का डिस्कशन था. और यहाँ पे इस यूनिट में और भी डिटेल में यहाँ पे आपको दे रखा है. यहाँ देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स दे रखा है. लिखा ना, कंपनीज बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स टुवर्ड्स द कंपनी. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर फिर दोनों डिस्कशन है कि इसकी शेयर कैपिटल हो भी सकती है और नहीं भी. देखिए लिखा ना, कंपनी विदाउट शेयर, गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, गारंटी कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल. सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, सब डिस्कशन. और अनलिमिटेड कंपनी, उसके बारे में सब कुछ दे रखा है. तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. लैंग्वेज की जहाँ तक बात है, सब कुछ आपको बुक में ऑलरेडी दे रखा है. और जब मैंने आपको बताया था ये जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी कंपनी हो इस चार्ट में जरूर फॉल करेगी. और एक ही जगह फॉल करेगी इस चार्ट में, 2 जगह नहीं फॉल कर सकती एट ए टाइम से ही. हो सकता है एक कंपनी पहले यहाँ फॉल कर रही थी, अब वो यहाँ फॉल करने लग जाए, कन्वर्जन हो गया प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक. बट एट ए टाइम जब कन्वर्ट हो गई तो पब्लिक हो गई, अब वो प्राइवेट नहीं है, या पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो गई, तो एट ए टाइम वो इस चार्ट में एक फॉल जरूर करेगी. और एट ए टाइम एक ही जगह फॉल करेगी. इट विल कैनॉट फॉल एट 2 प्लेसेस. देखो पूरे चार्ट को आप ऐसे आप डिवाइड कर रहे हो, कंपनीज इनटू 2 पार्ट्स, तो सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया ना. एंड ये भी 2 तरह की हो सकती है. जब क्या इसका तो एक ही जगह 2 जगह कैसे फॉल कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल. अच्छा, एक बात और मैंने बताई थी आपको, एक कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलिंग अंडर दिस चार्ट, बेसिकली इधर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, देन वेदर लिमिटेड, अनलिमिटेड और द लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, व्हाटएवर. इन एडिशन टू दैट उसमें जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हैं, होल्डिंग के, सब्सिडरी के, गवर्नमेंट कंपनी के, वो सब भी कहलाएगी. इन एडिशन टू दिस फैक्ट इट इज फॉलिंग अंडर दिस चार्ट, इट इज फॉलिंग अंडर दिस चार्ट. अच्छा, एक चीज नोट देखो, यहां में लिखा इन एडिशन टू दिस जनरल क्लासिफिकेशन, ये तो ऊपर जनरल क्लासिफिकेशन, ये भी स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कंपनी. अब देखो आप, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है. ठीक है, डिपेंड करता है उसमें अगर नॉट सेक्शन 8 कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक हैं कि नहीं. होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी दोनों हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक, गवर्नमेंट कंपनी दोनों हो सकती है कोई. लेकिन जब 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी की बात देखिए, देखो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है,
ओनली अ प्राइवेट कंपनी सेटिस्फाइंग, इसका मतलब क्या है? ओपीसी और स्मॉल कंपनी बेसिकली क्या है? प्राइवेट के ही फर्दर टाइप है, प्राइवेट के ही फर्दर टाइप। इनफैक्ट स्मॉल कंपनी तो टाइप भी नहीं बोले, स्टेटस है। अच्छा, क्या एक एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल के लिए स्मॉल कंपनी हो सकती है, अगले फाइनेंस हो सकता है स्मॉल कंपनी ना हो? तो हम देखते हैं ना फाइनेंशियली अब इसका टर्नओवर कितना है, ये ऑल दैट, तो ये देखा जाए टाइप तो है ही नहीं, क्या है? स्टेटस है। इसलिए क्वेश्चन भी एग्जाम में वेदर दिस प्राइवेट कंपनी और दिस पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे वेदर दिस कंपनी कैन क्लेम द स्टेटस ऑफ ए स्मॉल कंपनी और नॉट। इट मींस इट इज नॉट टाइप, पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका स्टेटस है स्मॉल कंपनी है या नहीं, लेकिन होगा प्राइवेट ही, क्योंकि डेफिनेशन में पहली रिक्वायरमेंट क्या स्मॉल कंपनी में? स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। तो जब पब्लिक कंपनी के अलावा इसका ये नहीं है, इसका बचा क्या? प्राइवेट कंपनी। इसे देखो, जब मैंने ओपी से स्मॉल कंपनी के बारे में लिखा, ब्रोकर के लिए ओनली अ प्राइवेट कंपनी, ओनली अ प्राइवेट कंपनी। तो यहां पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पब्लिक कंपनी। इसका ओपी से स्मॉल कंपनी की जब भी बात करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी, लेकिन जब इनकी बात करेंगे नॉट फॉर सेक्शन 8 कंपनी या होल्डिंग सब्सिडरी गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, इट डिपेंड्स, एंड इट कैन बी अ प्राइवेट कंपनी, इट कैन बी अ पब्लिक कंपनी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मैंने पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू में आपको दे दी है। नाउ क्योंकि कंपनी को ब्रॉडली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कंपनी को हम ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। नाउ देखिए, तो हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को बहुत डिटेल में यहां पर भी डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी इन डिटेल। देखिए, अच्छा, किसी के ना कोई डिस्कशन हो रही है तो हेजिटेट मत करना। कई बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा हेजिटेट कर जाते हैं, अरे यार ये तो फाउंडेशन में भी था, ये भी मुझे क्लियर नहीं है, मैं पूछूंगा बच्चे हंसेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला अभी कभी भी इस तरह की फीलिंग नहीं लाना, आपको जो भी पूछना पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो, डाउट्स के साथ घर वापस जाने से बेटर है कि हम डाउट्स को क्लियर कर लें। हेजिटेशन मत रखो, ठीक है, क्लास में सीखने ही आए हो, ठीक है। तो इसलिए कोई भी डाउट है ये मत सोचना कि फाउंडेशन में, देखो 10-10 साल लोग एक चीज़ पढ़ते रहते हैं, तब जाके कई बार नई चीज़ें उनके दिमाग में उसके बाद भी आती है। तो फाउंडेशन में कौन सी बड़ी बात है? तो डोंट टेक इट दैट वे कि साहब मैंने फाउंडेशन, उसको कुछ नहीं है। ठीक, कितनी चीज़ें हम इतने साल से मैं कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूँ, कई बार होता है इतने साल पढ़ाने के बाद एक पर्टिकुलर चीज़ मुझे आज तक स्ट्राइक नहीं किया, वो आज स्ट्राइक करती है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कभी होता है कई चीज़ें, कई इतने डायमेंशंस होते हैं और इतने एंगल होते हैं कि आप सोचो तो फिर जाके नई नई चीज़ें और निकल के आने लग जाती है। इसलिए कभी भी इस चीज़ को मत लेना कि मैं फाउंडेशन में था ही क्या कंपनी लॉ, मैं तो था वो ना के बराबर था। इट वॉज जस्ट ओनली ओवरव्यू। तो उससे क्या मतलब है, ठीक है, बच्चे को समझ आया। उस समय कितनी मेच्योरिटी, कई बार होता है बच्चों को इतनी मेच्योरिटी भी नहीं होती, उतनी बात को पकड़ भी नहीं पाते, ठीक है। देखिए, प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है, it is defined under section 2 clause 68 and public company के जो definition है, it is defined under section 2 clause 71। एक बार बुक में देखिएगा, इसे द टर्म प्राइवेट कंपनी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 clause 68। क्या डेफिनेशन है? अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी है विच हैज सच मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। ये एग्जैक्ट जैसे सेक्शन 2 clause 68 में लैंग्वेज है, मैं एग्जैक्ट इट इज बियर डेफिनेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, डेफिनेशन हैज एज इट इज, ठीक है। सेक्शन 2 clause 68 देखिए, ये जो पोर्शन जो बोल्ड किया हुआ है, विच हैज सच मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब, ये जो बोल्ड किया हुआ है, क्यों बोल्ड किया हुआ, मैं इसका रीजन समझा देता हूं बेटा। अच्छा, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में नहीं है क्या? कोई बात नहीं बेटा, व्यापक ये अभी स्क्रीन पे देखिए, अभी कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। नोट्स की आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आप, ठीक है। उतना ज़्यादा नोट्स की भी कोई बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, मैं भी शेयर करवाता हूँ, ठीक है। ये जो लैंग्वेज लिखी हुई विच हैज सच मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब, मुझे पहले बात बताइए, ये जो लिखी हुई है सेक्शन 2 clause 68 में, इस बात का क्या मतलब है? जो पोर्शन आपको बोल्ड किया हुआ है, क्या मतलब है? पहले एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी वाली पहले कंपनी है, ऑब्वियसली बात है, उसकी
कम से कम इतनी कैपिटल पेड अप कैपिटल चाहिए जो कि प्रिस्क्राइब्ड होगी। इसका मतलब ये लैंग्वेज जब सेक्शन लैंग्वेज डेफिनेशन में लिखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट दैट इज लेजिस्लेचर इन दिस कॉन्टेक्स्ट हैड डेलीगेटेड द पावर टू हुम? एग्जीक्यूटिव बॉडी दैट इज द एमसीए टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? ये मतलब हुआ। क्लियर? ये मतलब हुआ। लेकिन टिल डेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है। इसका मतलब एज ऑन डेट क्या इस लैंग्वेज का कोई मतलब है? नहीं। इसलिए ज्यादा फाउंडेशन उन्हें पढ़ाया ही नहीं था। तो फाउंडेशन में क्या था, कई चीजें ना जिसका, लेकिन अब एग्जैक्ट क्या है लैंग्वेज हमें उससे भी पढ़ना चाहिए। फाउंडेशन में ठीक है, अच्छा इसको बिना हटा के भी पढ़ा दे आज के दिन तो मतलब वही है, क्योंकि आज कुछ गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब ही नहीं कर रखा है। लेकिन एक्चुअली लॉ में लैंग्वेज ये है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सम मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ प्राइवेट कंपनी? ये सुनो, अच्छा गवर्नमेंट कहां प्रिस्क्राइब करेगी? रूल्स में। इसका मतलब क्या उसका इफेक्ट? लेकिन क्या इस सेक्शन की लैंग्वेज, सेक्शन 2 क्लॉज 68 की लैंग्वेज थोड़ी चेंज होगी? ये तो एज इट इज रहेगी। ये तो एज इट इज रहेगी। तो मुझे रूल्स के प्रोविजन बता देना, मैं लॉ कंप्लीट कैसे बनता है, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन मिला के। तो अभी मैंने जब रूल्स चेक किए तो मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ भी प्रिस्क्राइब अभी तक किया नहीं है। तो इफेक्टिवली देखा जाए एज ऑन डेट, आज की दिन, आज की तारीख में क्या कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट है प्राइवेट कंपनी में? नहीं। इसका मतलब, लेकिन क्या ये फ्यूचर में हो सकती है? यस। एंड उसके लिए सेक्शन 2 क्लॉज 68 अमेंड नहीं होगा, ये रूल्स में हमें आ जाएगा। एंड लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई आपको कोई रिक्वायरमेंट आज के दिन मिनिमम पेड अप कैपिटल की, इसलिए कई बार हम ब्रीफ शॉर्ट में बताते हैं तो ये लैंग्वेज को हम हटा ही देते हैं, उसको हटा ही देते हैं। वाई? बिकॉज आज इसका कोई मतलब नहीं। बट क्या फ्यूचर में इसका मतलब आ सकता है? यस और नो? इज द क्लियर? एग्जैक्ट ये लैंग्वेज डेफिनेशन। अब देखिए आप, एंड विच बाइट्स आर्टिकल्स प्रोवाइड द फॉलोइंग। एक तो है सब कंपनी है जिसकी कम से कम उतनी पेड अप शेयर कैपिटल होगी जितनी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। ठीक है, जो कोई अभी गवर्नमेंट ने कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रखी है, इसलिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। एंड विच बाइट्स आर्टिकल्स प्रोवाइड, और वो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ये 3 चीजें प्रोवाइड करती है। वही 3 रिस्ट्रिक्शंस इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। अब ये 3 रिस्ट्रिक्शंस क्या है डिटेल में? अब देखो, ये बात जो मैंने ऊपर लिखी बताइए, इसी बात को मैंने यहां लिख भी दिया है। इट में फर्दर बी नोटेड दैट नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट। आज के दिन, लेकिन क्या फ्यूचर में चेंज हो सकता है? हाँ या ना? फ्यूचर में चेंज। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, यही ध्यान सुनना। मान लिया कल के दिन गवर्नमेंट रूल्स के अंदर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 2 लाख प्रिस्क्राइब कर दे रूल्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या 2 लाख होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी की? अच्छा, कंपनी पेड अप, कंपनी की कैपिटल बनती किससे है? शेयर होल्डर जो पैसा दे रहे हैं कंपनी को, क्या उसी से कैपिटल बनती है? अच्छा, कंपनी के सबसे पहले मेंबर कौन होते हैं? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। अच्छा, कंपनी बनने से पहले हम मेंबर ऑफ द कंपनी तो बोल नहीं सकते, तो हम क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। कंपनी बनने से पहले हम कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स तैयार करते हैं, आरओसी को फाइल करते हैं। तो मेमोरेंडम के अंदर जो लास्ट क्लॉज होता है क्या होता है? सब्सक्रिप्शन एंड एसेंट क्लॉज। तो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, क्या उनके नाम के आगे सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स में लिखे होते हैं? इसका मतलब क्या उन्होंने अभी ले लिए हैं? जब कंपनी बनने से पहले हमने मेमोरेंडम, इसका मतलब क्या उन्होंने एग्री किया है कंपनी बनने पे इतने इतने शेयर हम लेंगे जितने हमारे नाम के आगे लिखे हुए हैं। अच्छा, इसका तो उतने शेयर का पैसा देंगे, उतने शेयर का क्या देंगे? पैसा देंगे। इसका सबसे पहले मेंबर कौन बनते हैं कंपनी के? अच्छा, आप जो ध्यान सुनिएगा इस बात को, जैसे आप बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 मेंबर, पब्लिक कंपनी के कम से कम 7 मेंबर, अच्छा ओपीसी में ओनली 1। एक्चुअली ऐसे लॉ में लिखा हुआ ही नहीं कहीं पे, कहीं पे भी कंपनी जब में लिखा हुआ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नहीं लिखा हुआ है। राधा पता क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको प्राइवेट, सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी से दैट अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कम से कम 2 सब्सक्राइबर चाहिए, पब्लिक कंपनी बनानी कम से कम 7 सब्सक्राइबर चाहिए, और आपको ओपीसी बनानी तो कम से कम नहीं ओनली 1, ओनली 1। वहां कम से कम का मतलब ही नहीं है। अच्छा, ओपीसी की डेफिनेशन के पीछे ओनली 1 पर्सन है मेंबर। तो इसका मतलब जो मिनिमम सब्सक्राइबर की बात सेक्शन 3 में दे रखी है, क्यों दे रखी है? क्योंकि यही सबसे पहले मेंबर बनेंगे। तो इसी से हमने डिराइव किया। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट क्या कंपनी की लाइफ के पहले दिन से फुलफिल होनी चाहिए? कंपनी के लाइफ का पहला दिन कौन सा होता है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सबसे पहले मेंबर कौन होंगे? जो कंपनी बनने से पहले एग्री हो चुके हैं। अच्छा, कंपनी बनते इसलिए बोलते हैं सब्सक्राइब। इसलिए जब मेंबर की डेफिनेशन भी आगे पढ़ोगे तो उसमें एक पॉइंट आएगा, आप मेंबर में सबसे मेंबर की डेफिनेशन 3 पार्ट में दे रखी है। पहला पार्ट है द सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम आर द मेंबर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किस डेट से? डेट ऑफ। तो सबसे पहले मेंबर कौन है?
सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। इसका सबसे पहले कैपिटल देने वाले कौन है? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, वही पैसा लगा रहे हैं। इसका अगर कल के दिन 2 लाख मिनिमम प्रिस्क्राइब हो जाए, तो अगर हम प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, भले 2 ही सब्सक्राइबर हो, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 सब्सक्राइबर, क्या उनको ही कम से कम 2 लाख की कैपिटल लेनी पड़ेगी? यस और नो? क्योंकि रिक्वायरमेंट मेरी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए बताया, गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दे तो ठीक है, ये सब चीज का इफेक्ट आएगा वहां पे। तो डायरेक्टली एक्चुअली कहीं नहीं लिखा कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, ये लिखा प्राइवेट कंपनी बनानी है मिनिमम 2 सब्सक्राइबर, एंड सबसे पहले मेंबर कौन होते हैं? सब्सक्राइबर। जैसे हम बोलते हैं मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट ये होगी, so that it is satisfied, that requirement satisfied from the date of incorporation itself। समझ आ रही सबको बात? क्लियर है ना? अब देखिए, इसका मतलब आज के दिन ये नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अब इसे देखो यहां के लिखा हुआ है, आज के दिन कोई मिनिमम पेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है टू इनकॉर्पोरेट प्राइवेट, लेकिन क्या फ्यूचर में हो सकती है? यस। अच्छा, एक बात मैं और ऐड करता हूं, यहां ये लिखा हुआ है, अब प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच, ये जो लिखा हुआ है, जो जितने पोर्शन के मैंने अभी इंटरप्रिटेशन की है, पहले एक्चुअली इसकी लैंग्वेज का ध्यान सुनेगा। अब प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख, ध्यान सुनेगा, और सच हायर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब, यहां तक, एंड विच वाइज आर्टिकल, ये तो सेम है। मतलब ये जो पोर्शन जो बोल्ड किया उसकी जगह पहले लैंग्वेज क्या थी? विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख और सच हायर कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब। क्या मतलब बताओ भाई? 1 लाख तो लेजिस्लेचर ने लिख दिए डेफिनेशन में, लेकिन साथ में एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी है कि आप इसको हायर भी कर सकते हैं। अब उसको हायर करने के लिए क्या पार्लियामेंट कुछ करेगा, या आपको एमसीए रूल्स में बता देगी? रूल्स में बता देगी साहब, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68 हमने 2 लाख प्रिस्क्राइब कर दिया, हमने 30 लाख प्रिस्क्राइब। इसका जब तक गवर्नमेंट कुछ हायर प्रिस्क्राइब नहीं करती, 1 लाख की जो लेजिस्लेशन ने बता दी है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो उसको हायर कर सकती है, लोअर नहीं कर सकती। लिखा और सच हायर कैपिटल, ये लिखा होता, और सच हायर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब। इसका मतलब क्या हुआ? क्या लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव को पावर दे दी कि आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं? ये सुनो। अच्छा, इसका मतलब, लेकिन जब तक ये लैंग्वेज चल रही थी, ये मैं एक्ट के हिसाब से बता रहा हूं, कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से ये लैंग्वेज शुरू में थी, स्टार्टिंग में जब 2013 में एक्ट बना था, ठीक है। अच्छा, कुछ सालों तक ऐसे ही चला, तो इसका मतलब उस समय गवर्नमेंट ने कुछ हायर कैपिटल रूल्स में प्रिस्क्राइब की नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ? उस समय क्या प्राइवेट कंपनी मिनिमम पेड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या थी? 1 लाख। तो हम बोलते हैं 1 लाख है, क्या है बोलते थे? 1 लाख, क्योंकि वो तो लेजिस्लेचर नहीं बता दी है, लेकिन लेजिस्लेचर ने साथ में गवर्नमेंट को पावर दे दी, आप चाहें तो इसको हायर भी कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने हायर नहीं भी प्रिस्क्राइब की, क्या 1 लाख तो चल रही थी। ये सुनो, बाद में क्या हुआ? डेफिनेशन अमेंड हुई। पता ना, कई सारे पार्लियामेंट के थ्रू भी 2015, 2017, 2019, 2020, तो वन ऑफ द अमेंडमेंट के थ्रू डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी हैज बीन अमेंडेड। अब वो जो लैंग्वेज यहाँ थी, विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख और सच हायर कैपिटल, उस लैंग्वेज को चेंज करके ये बना दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले लेजिस्लेचर ने ही अपनी तरफ से एक मिनिमम प्रिस्क्राइब कर रखा था, और उसके ऊपर हायर करने की पावर आपको दे रखी थी टू द एग्जीक्यूटिव, लेकिन अब आपको लेजिस्लेचर ने अपनी तरफ से मिनिमम हटाई दिया है, एंड बोला कि साहब जो भी प्रिस्क्राइब करना, कौन प्रिस्क्राइब करेगा? दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी प्रिस्क्राइब आज के दिन नहीं कर रखा है, इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट आज के दिन प्राइवेट कंपनी में नहीं, लेकिन एक चीज पहले थी 1 लाख की। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ये कई बार नेट में देख लेते हैं, गुड यूट्यूब पे टाइप किया और आ रहा मिनिमम कैपिटल, पहले वाले आ रही है वो चीजें, अब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ये सब चीज बहुत गड़बड़ करते हैं, ऊट पटांग सोर्सेज चीजें देख लेते हैं, फिर क्या होता है? कंफ्यूज आएंगे। सर आप बोल रहे थे कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल, मैंने देखा वहां एक टीचर पढ़ाते कम से कम 1 लाख चाहिए। अच्छा, कई लोग तो आज भी पढ़ा रहे हैं, कई लोग आज भी पढ़ा रहे हैं। देखो मेरा इतना, लॉ इज अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट नहीं है, एक ही चीज को समझना पड़ता है। क्या? अच्छा एक चीज बताओ, आप अकाउंटेंसी आप पढ़ते हो, कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में एक एस्पेक्ट डेबिट होता है, एक एस्पेक्ट क्रेडिट होता है। क्या 50 साल पहले भी वही होता था, आज भी वही होता है? कोई चेंज नहीं होता उसमें, बेसिक प्रिंसिपल्स वही हैं। लेकिन लॉ में क्या आज क्या कल का ठिकाना नहीं है, आज क्या है कल का ठिकाना नहीं है, कोई अमेंडमेंट आ जाए अलग पोजीशन बन जाएगी लॉ में। तो इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, ये इजी सब्जेक्ट, ये बंदरों को पढ़ाने का सब्जेक्ट नहीं है कि साहब ये बंदर लोग जो पढ़ाने लगे यूट्यूब पे खड़े हो गए ये लॉ, ठीक है। कई सारे बेवकूफ है जिनको लॉ का एबीसीडी भी नहीं आती, समझ ही नहीं लॉ क्या चीज है, वो क्या करते कहानी बना के सुनाते, ठीक है, बच्चे भी खुश होते रहते हैं, उनको पता ही नहीं एक्चुअली लॉ क्या चीज है, लॉ का क्या स्टैंडर्ड है, ठीक है। वो एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझना पड़ता है क्या ये कहना चाह रहा है। अब देखो लैंग्वेज जरा सी चेंज हुई, मीनिंग क्या बदल गया, ठीक है। इसलिए वो 1 लाख वाली बात कहीं पढ़ लो तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, वो पहले थी,
मैं मना नहीं कर रहा, बट अब नहीं है, अब नहीं है, चीजें बदल गई हैं, ठीक है। पहले क्योंकि लेजिस्लेचर नहीं डेफिनेशन में क्या लिखा होता, विच है द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख और सच हायर कैपिटल प्रिस्क्राइब। लेकिन अब सीधा सीधा क्या है, जो भी है आपको कौन प्रिस्क्राइब करेगा, इट विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द मिनिस्ट्री। लेकिन एज एंड डेट कुछ है नहीं, दैट्स वाई आज कोई मिनिमम पे, लेकिन फ्यूचर में हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है। इज इट क्लियर? सेम लाइंस पे यहां ये पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखिए, साथ साथ चलाएंगे क्योंकि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी एकदम अपोजिट एक दूसरे की। द टर्म पब्लिक कंपनी, एक्चुअली क्या कई बच्चों को ना ये लगता होगा कि सर हम दूसरों को बहुत दूसरे के बारे में ऐसे बोल देते हैं कि सब ये, देखो मेरे को किसी को क्रिटिसाइज करने में कोई बहुत मजा नहीं आता, लेकिन मुझे ना कोई भी काम है ना, आपको अगर उस काम का जस्टिस नहीं कर सकते करो मत, और कर सकते हो जस्टिस तब करो। और खास करके टीचर के लिए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक चीज बताइए, मैं एक दुकानदार को गलत सामान बेच दे रहा है, तो जिसको गलत सामान बेच दिया क्या नुकसान हुआ, 100 रुपए का सामान 200, 500, 1000, 2000। लेकिन टीचर जब गलत पढ़ाते हैं तो क्या पूरा फ्यूचर खराब कर रहे हैं? ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत सोचने वाली बात है। पूरे देश देखो, नेशन का पूरा भविष्य खराब कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मतलब अगर समझो तो इस चीज को बहुत बड़ी जिम्मेदारी जब इन टीचिंग, तो आप वो बोलिए जिसकी समझ है, और जिसकी समझ नहीं उसमें टांग मत अड़ाइए। लेकिन क्या होता है, जिसको मैं तो लॉ तो ऐसा समझ गए, मैं पढ़ा दूंगा, इसमें क्या लैंग्वेज तो है, पढ़ पढ़ के पढ़ाना है। बेवकूफ, इस तरीके से अगर लॉ पढ़ लेंगे तो फिर तो बात ही क्या हो गई। अच्छा क्या होता है, बस उसको क्या लग रहा है कि मुझे बस पैसे कमाने, बट तुम्हें पैसे कमाने जिम्मेदारी से कमाओ ना, दूसरे का भविष्य बर्बाद करके पैसे कमाओगे, ये क्या तरीका हो यार। और टीचर्स का मतलब कैसे, मतलब कई बार अंतरात्मा कैसे, मतलब मुझे लगता है उनको सब कॉन्शियस, मतलब कहीं ना कहीं परेशान कर देगा आदमी को, इतना नींद नहीं आएगी साहब हम कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। समझ नहीं है सब्जेक्ट की, लॉ पढ़ना नहीं है, खुद को नहीं पढ़ना था, ठीक है, एंड पढ़ा रहे हैं। बताइए, देखिए द टर्म पब्लिक कंपनी हैव बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 2 क्लॉज 71। देखिए लिखा अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, वहां के लिए तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, दोनों ही कंपनी है। विच है सच मिनिमम पेड अप शेयर, में सेम लैंग्वेज है, ठीक है, सेम। इसका तो यहां भी आपको लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव को पावर दे रखी है कि आप मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर अ पब्लिक कंपनी। अगेन यहां भी गवर्नमेंट ने कुछ भी प्रिस्क्राइब आज तक नहीं किया है। इसे एज ऑन डेट पब्लिक कंपनी के लिए भी कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सुनो। लेकिन मैं यहां फिर बता दूं, जैसे वहां प्राइवेट कंपनी में पहले क्या था, विच है मिनिमम पेड अप शेयर 1 लाख और सच, यहां था विच है द मिनिमम पेड अप 5 lakhs और सच हायर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब। पहले ये लैंग्वेज थी, बाद में अमेंड हो गई। इसका तो उस समय क्या हम ये बोलते थे कि पब्लिक कंपनी में कम से कम 5 लाख की पेड अप कैपिटल, ठीक है। ये सुनो, अगर हम पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो सब्सक्राइबर भले 7 हो, 7 या 7 से ज्यादा, क्या उनको ही 5 लाख के शेयर लेने पड़ते थे? ये सुनो, एंड बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट शुरू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से फुलफिल, लेकिन आज के दिन है क्या ये? नहीं, चीज में चीजें इससे पहले 1 लाख और 5 लाख की रिक्वायरमेंट आपको एक्ट में ही दे रखी थी। 1 लाख फॉर प्राइवेट कंपनी, 5 lakhs फॉर द पब्लिक कंपनी, और उसको हायर करने की पावर साथ में दे रखी थी। हायर गवर्नमेंट ने कभी प्रिस्क्राइब किया नहीं था, तो 1 लाख और 5 lakhs ही चल रहा था। लेकिन बाद में दोनों डेफिनेशन अमेंड हो गई, एंड इसके अंदर जो 1 लाख और 5 लाख जो लेजिस्लेचर ने लिखा हुआ था वो हटा दिया, और सारी पावर किसको दे दी है? एग्जीक्यूटिव को। लेकिन एज ऑन डेट एग्जीक्यूटिव में कुछ भी हायर प्रिस्क्राइब नहीं किया है, और एज ए रिजल्ट मतलब हायर मतलब कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया है। इसका मतलब एज ऑन डेट देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम पेड अप कैपिटल नीदर फॉर प्राइवेट कंपनी नॉट फॉर अ पब्लिक। जो यहाँ पे लिखा है नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेट अ पब्लिक, क्या वहीं से डिराइव कर दिया हमने? कोई गवर्नमेंट ने कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया। अच्छा, आज हम अगर प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो कम से कम कितने सब्सक्राइबर चाहिए? 2। क्या वो दोनों एक एक शेयर भी परचेज करने के लिए एग्री करके 10-10 रुपए की अगर फेस वैल्यू है, तो क्या 20 रुपए की पेड अप कैपिटल से भी हम प्राइवेट कंपनी बनाना चाहे बना सकते हैं? ये सुनो, इवन 2 रुपए की पेड अप, जरूरी है कि 10 ही रुपए फेस वैल्यू हो, क्या 1 रुपए की फेस वैल्यू हो सकती है? तो इवन 2 रुपए की पेड अप कैपिटल से भी हम प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं। क्या इवन 7 रुपए या 70 रुपए की पेड अप कैपिटल से भी हम पब्लिक कंपनी बना सकते हैं? और ऐसा ये हमने उससे डिराइव किया कि मिनिमम इतने बंदे, कम से एक शेयर तो लेगा बंदा, एक शेयर तो लेने के लिए अग्री, एक से फ्रैक्शन में शेयर होता नहीं है, तो एक एक भी लेगा। अगर 1-1 रुपए के भी शेयर फेस वैल्यू है, तो क्या 2 रुपए की पेड अप कैपिटल, 7 रुपए की, या अगर 10-10 रुपए के हैं तो 20 रुपए या 70 रुपए की पेड अप कैपिटल से भी हम चाहे तो कंपनी बना सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे नहीं था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ना आगे देखिए,
इसे इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं। अगर वहां पे रिक्वायरमेंट आ गई तो फिर सब्सक्राइबर को उसको कि मुझे ये रिक्वायरमेंट डे 1 से पूरी करनी है, डे 1 से कंपनी बनते ही डेट ऑफ इनकॉर्पोरेट, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट, सब हमें कब से फुलफिल करनी पड़ेगी, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेट। और सबसे पहले मेंबर कौन बनते हैं, सब्सक्राइबर, तो उन्हीं को लेने पड़ेंगे उतने। इज दैट ओके विद एवरीवन? अब आगे क्या लिखा, एंड विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा बताइए, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, अच्छा जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है और जो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है, इसमें ये जो लिखा उसमें लिखा हुआ एंड विच आर द 3 रेस्ट्रिक्शन इन द आर्टिकल, एंड यहां लिखा विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अभी मेनली हमें ये डिस्कस करना है क्योंकि इसके आगे का पोर्शन हमने सब डिस्कस कर लिया, ठीक है। अच्छा, नेट रिजल्ट आपको मिनिमम पेड कैपिटल आज कुछ है ही नहीं, ना प्राइवेट कंपनी में है ना पब्लिक कंपनी में, लेकिन फ्यूचर में हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है ना, ये बात क्लियर होगी सबको। अब मेन बात क्या आ रही है कि साहब प्राइवेट कंपनी का मतलब वो जिसके आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, आ रही डेफिनेशन में। और पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी मतलब क्या हुआ, क्या पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में रेस्ट्रिक्शन होंगी? तो मेनली हमें क्या पढ़ना है, 3 रेस्ट्रिक्शन समझना डिटेल में। अच्छा, वो किस में होगी, इन द आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, लेकिन वैसी रेस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में नहीं होगी। इज इट क्लियर? बोल दिया विशाल, कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो मेनली हमें अब क्या डिस्कस करना है, 3 रेस्ट्रिक्शंस विच शुड बी देयर इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। पहला देखिए आपको, restriction on the right of members to transfer shares. Restriction on the right of member to transfer shares. प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, कुछ कंडीशंस लगाई होती हैं कि साहब अगर हमारा मेंबर शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, वो फुलफिल करके कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। एंड दैट इज व्हाट इज द मीनिंग। इसका मतलब क्या, प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते, होते हैं, या प्राइवेट कंपनी का जो मेंबर शेयर ट्रांसफरेबल, शेयर तो ऑलरेडी जिसके पास है वो कौन है, मेंबर है, वो ट्रांसफर करेगा ना, कंपनी थोड़ी ट्रांसफर कर रही है। तो इस शेयर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी आर ट्रांसफरेबल, इन अदर वर्ड्स it is the right of the members of a private company to transfer the share, but this right of the member of a private company is a restricted right. It is subject to certain restrictions, subject to certain condition. Free right नहीं है, absolute right नहीं है कि without any condition, without any restriction. अच्छा, इसको उल्टा करें, पब्लिक कंपनी हमने बोला विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो पब्लिक कंपनी के आर्टिकल्स में क्या ऐसी रेस्ट्रिक्शन होगी? इन अदर वर्ड्स, पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं? कि देयर द इट इज द राइट ऑफ द मेंबर्स टू ट्रांसफर द शेयर इज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी कंडीशन, यस और नो, एंड देयर इट इज द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मेंबर। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी के भी शेयर ट्रांसफरेबल है, पब्लिक कंपनी के भी शेयर ट्रांसफरेबल है। फर्क क्या है, प्राइवेट कंपनी में दिस राइट टू ट्रांसफर द शेयर ऑफ मेंबर इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन गिवन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी, लेकिन पब्लिक कंपनी में ये क्या है, एब्सोल्यूट राइट है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी कंडीशन। देखो क्या होता है, एक वर्ड यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन, एक वर्ड होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब, अच्छा कहीं लिखा होता है एंट्री प्रोहिबिटेड, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा कई जगह, जैसे कई बार आप देखो हाईवेज वगैरह ट्रैवल करते हैं तो देखना कई जगह कोई एक पोर्शन को, रोड को ब्लॉक किया होता है और लिखा रहता है एंट्री प्रोहिबिटेड, हो सकता है वो डेंजरस है, उस जगह जाना एक्सीडेंट हो सकता है, नो वन इज अलाउड टू एंटर दैट। अच्छा कई जगह तुम देखो, जैसे कोई रेस्टोरेंट वगैरह में जाओ तो जो किचन एरिया होता है देखना लिखा एंट्री रेस्ट्रिक्टेड, इसका मतलब कोई नहीं जा सकता,
जा सकता है, जो सर्टेन लोग जिनको अलाउड है। इसका मतलब क्या है, प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन में फर्क होता है। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या, कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए जो सर्टेन कंडीशन या जो किचन का स्टाफ है सिर्फ उसी को अलाउड है, समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिशन में फर्क होता है। लेकिन कई बच्चे क्या समझ लेते हैं, रेस्ट्रिक्शन का मतलब उसको मना कर रखा है कि वो शेयर ट्रांसफर नहीं। इसलिए कई लोगों के दिमाग में इंप्रेशन कैरी होता है कि सब प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते। एकदम होते हैं, गलत अंडरस्टैंडिंग है दोनों। अच्छा, इसलिए आपको याद होगा हमने कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ा था, उसमें वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे, ऑल कंपनी ट्रांसफरिटी ऑफ शेयर्स एंड वेदर इट्स अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। ओनली थिंग इज दैट प्राइवेट कंपनी में दिस राइट ऑफ द मेंबर इज सब्जेक्ट टू सर्टेन restriction condition, but on the other hand public company it is a absolute unconditional right and वहां कोई restriction या condition नहीं होती। एक बात मैं इसमें ऐड करना हूं, समझने की कोशिश करना, ये आगे भी हम एक चीज से रिलेट करेंगे आपको। मान ली एक प्राइवेट कंपनी है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, let's say A is one of the members of this company and he wants to transfer his shares to B। तो ये ट्रांसफरर और ये ट्रांसफरी। अच्छा, जनरली कह सकते हैं ट्रांसफरर इज अ सेलर, वो शेयर बेच रहा है, और ट्रांसफरी इज द बायर। अच्छा, ए जो कि इस प्राइवेट कंपनी का मेंबर, एक्स प्राइवेट लिमिटेड का, वो अपने शेयर बी को ट्रांसफर कर रहा है बाय वे ऑफ सेल। तो इसके लिए क्या इन दोनों के बीच में एक डॉक्यूमेंट बनेगा, शेयर ट्रांसफर डीड। क्या बनेगा? शेयर ट्रांसफर डीड। फिजिकल शेयर की बात कर रहा हूं। क्या होता है, एक चीज मैं बताता हूं, एक बात और उल्टा मत करना। ये बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, और ज्यादातर लोग के साथ होती है, वो क्या करते हैं, पहले जो चीज वो देखते हैं, जैसे उन्होंने कोई चीज देखा काम होते हुए, कुछ ट्रांजेक्शन होते हुए, उससे आपको लॉ समझने की कोशिश करते हैं, उल्टा। अच्छा बताओ, आपकी आर्टिकलशिप पहले होती है, पहले आप एक लेवल तक पढ़ाई करते हैं, एक लेवल, नहीं तो ऐसा होना चाहिए फाउंडेशन से पहले 2 साल इंडस्ट्री में जाकर आर्टिकलशिप करके आओ, फिर फाउंडेशन पढ़ना शुरू करना। ऐसा नहीं होता ना, कहीं भी नहीं होता। आप मेडिकल है, अच्छा डॉक्टर्स की इंटर्नशिप होती है, एमबीबीएस करते हैं, एक सर्टेन लेवल पढ़ाई करने के बाद होती है ना, किसी भी कोर्स में एमबीए कर लो, कोई भी आप, ठीक है, हर जगह एक सर्टेन, आपको कुछ पता तो उसके बाद आप, तो आपने जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, उल्टा नहीं चलना। उसका रीजन बताता हूं क्यों होता है। क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो हम हर एंगल से चीज को पढ़ते हैं, हर एस्पेक्ट से, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज देखते हैं, जैसे मान लिया आप किसी एग्जांपल लेते हैं, मान लिया आप कोई पर्टिकुलर कंपनी का केस आपने प्रैक्टिकली देखा, तो उसके ऊपर जो लॉ लग रहे हैं, जब प्राइवेट कंपनी केस देखा, पब्लिक का देखा, पब्लिक में लिस्टेड कंपनी का देखा, कुछ भी आपने देखा, तो उस पर जो लॉ लग रहे हैं आपने वो देखा, ये सारा देख लिया, वो देखा, और आप उससे क्या करते हैं, लॉ समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, आपके दिमाग में क्या बैठ जाता है, इतना ही है बस, यही होता है बस, ठीक है। और एक्चुअली वैसा है नहीं, वो तो एक एस्पेक्ट है, वो तो क्या है, एक एस्पेक्ट है। अब सारी चीजें थोड़ी है वो, ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग चीजें। लेकिन जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं पहले, तो सब्जेक्ट में तो सब कुछ आ जाएगा, सर इस केस में ऐसा होता है, इस केस में ऐसा होता है, इस केस में, फिर जाके आप अप्लाई, तो आपको पता है, अच्छा हमने पढ़ा था इस केस में, ये वाला केस यहां पे हम ऐसा कर रहे हैं। तो उल्टा नहीं चलाना है, उल्टा नहीं चलाना है। अब क्या होता है, जैसे शेयर्स की बात करूं, आज के दिन आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो हो सकता है किसी ने जीरोधा में, ग्रो में कोई अकाउंट खोल रखा हो। आजकल ये सब बहुत चल रहा है, ठीक है। अभी देखना, क्योंकि ये जो ना बुल मार्केट चल रहा है, मालूम ना, अभी मार्केट इंडिया में, ठीक है, ये जिस दिन बेरिश फेज में गया ना, बेरिश समझो ना, देना कईयों के कपड़े उतर जाएंगे, बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा, आई एम नॉट जोकिंग, सीरियस हूं मैं बता रहा हूं। कई लोग रोड पे आ जाएंगे, बता रहा हूं हमको। जितने लोग उछल रहे हैं हिंदुस्तान में आजकल, तुम देखो फेसबुक पे हर आदमी क्या स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बना हुआ है, कईयों कपड़े उतर जाएंगे, बता रहा हूं, बैंकक्रप्ट हो जाएंगे वो। इनको समझ नहीं है अभी ये सब किसके साथ ये आग से खेल रहे हैं। ये मार्केट जब तेज चल रहा है तो सबको मजा आ रहा है, मैंने भी कमाया, मैंने भी कमाया। ये तो क्या, अभी तो क्या गधा घोड़ा सब कमा रहा है। मार्केट जब गिरेगा ना तो संभलने का मौका नहीं देता है। तो वहां जो लोग सॉलिड लोग हैं ना, जो जिनको सभी समझ है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो टिक पाते हैं, जिसमें बहुत पेशेंस है, बहुत पेशेंस का मार्केट है ये। नहीं तो कई लोगों को तो झटका जब लगता था हार्ट अटैक ही आया था सीधा। हर्षद मेहता जब स्कैम हुआ था ना, जब मार्केट गिरा था, मालूम होगा,
ठीक है, कितने लोग तो ऊपर टिकट ही कट गया था, ऊपर ही चले गए थे। एक्चुअली क्या, अब वो क्या, अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या हो रहा, अभी थोड़ा तो सबने क्या शेयर मार्केट में जाके क्या कुछ, अब उनको क्या लगा यही होता है बस, जो देख रहे हैं ना। अब क्या, अब वहां पे क्या फिजिकल शेयर की बात हो, डीमेट शेयर की, अब उनको क्या लगता है शेयर ऐसे ही होते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है, वो एक एस्पेक्ट आप देख रहे हैं। आप जो भी देख रहे हैं वो लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर की ट्रेडिंग होती है, मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ही सारी कंपनी लिस्टेड ही थोड़ी है। तो क्या होता है, वो उठ पट वो चीजें देख ली हैं, अब उनको क्या लगता है यही दुनिया है। तो इसलिए उल्टा चल रहे हैं ना, क्योंकि आप उस चीज को देख के यहां से रिलेट कर रहे हैं। आप पहले लॉ क्या कहते हैं इसको समझिए, फिर वहां जाए, फिर देखना वो और बेटर समझ में आ जाएगा जो आप पहले से करते आ रहे हैं। उल्टा मत चलाइए। एनीवे देखिए, अच्छा ये छोटा मोटा आप में से कोई करता हो ना, देखो 10-20 हजार 20,000 ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा मम्मी पापा के पैसे डाउन पे मत लगा देना। कई लोग होते हैं ना, मम्मी पापा समझा देते हैं भाई ये ठीक है, लाखों रुपए लगवा दिए, बाद में वही मम्मी पापा जूते मारेंगे जब नुकसान हो जाएगा। तो जैसे कहीं ना होता है, बच्चे कूदते हैं, मैं लगवा देता हूँ, ठीक है, हमारा हो जाता है किसी के पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, वो लगवा देते हैं, बाद में क्या हो गया नुकसान हो, बहुत जूते मारेंगे नुकसान हो। इसे बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी, क्योंकि देखो ये बहुत अधिक स्टॉक मार्केट क्या बोलते हैं ना, जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ये एफडी करा लो, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ये भी तो इन्वेस्टमेंट है। ये सुनो क्या, स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इसमें रिस्क फैक्टर बहुत हाई है। नो डाउट रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं, लेकिन जब रिस्क होता है तो क्या रिस्क दोनों साइड काम करता है। अगर आपके फेवर में काम किया तो आपको बहुत फायदा होगा, आपके अगेंस्ट काम किया तो क्या हुआ, बहुत नुकसान होगा। लेकिन जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां पे क्या नॉर्मली नुकसान के कोई चांसेस हैं? आपने पीपीएफ में पैसा डाल दिया, ये भी तो एक इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सुनो एफडी में कभी नुकसान हो सकता है क्या? भाई जितना भी कम हो जो भी, लेकिन प्रॉफिट ही होगा, कुछ न कुछ कमाओगे। लेकिन क्या यहाँ माइनस में भी जाते हैं लोग, है ना। अच्छा राकेश झुनझुनवाला जो अब तो रहे नहीं, इंडिया के इतने बड़े स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है, उनकी कहानी पढ़ना कि एक एक कंपनी में उन्होंने एक कंपनी में 100 करोड़ रुपए का नुकसान दिया हुआ है, एक एक कंपनी में। तो बंदे ने क्या जिगर रखा तब वो आगे, ठीक है। कितने लोग इतने 100 करोड़, 1 करोड़ का नुकसान हो जाए तो टिकट कट जाएगा, उसका हार्ट अटैक, ठीक है। तो वो हिम्मत भी, दैट गट्स नॉट एवरीवन हैज गॉट। सो पढ़ के देखना उनके बारे में, ऐसे थोड़ी भाई क्या झेलते हैं लोग आपको। अच्छा क्या होता है, कई होता है वो डिप्रेशन में चला जाए, ठीक है, क्योंकि देखो सब फाइनेंशियली इतना जबरदस्त लॉस हो जाए, नॉट एवरीवन कैन बियर इट। एनीवे देखिए, मैं कहना था प्रैक्टिकल उल्टा नहीं चलाना, थ्योरी पहले समझिए फिर प्रैक्टिकल। उल्टा नहीं कीजिए, प्रैक्टिकली मैंने होते हुए देखा तो मेरे हिसाब से यही होता है, उल्टा मत चलाइए। अगर ऐसा होता तो हर जगह क्या होती, ट्रेनिंग पहले होती है, पढ़ाई बाद में होती। बट ये गलत तरीका है, ठीक है। पहले चीज समझिए क्या ओवरऑल सब्जेक्ट है, फिर उसको अप्लाई कीजिए, एकदम अप्लाई होगा प्रॉपर तरीके से आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वो जो डीमेट वीमेट वो भी एक सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, लेकिन हर जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं है, ठीक है, ठीक है। और कई जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मैंडेटरी भी है, लिस्टेड कंपनी में। अब लिस्टेड कंपनी मैंडेटरी की शेयर जब भी इशू होंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू होंगे, फिजिकल फॉर्म में इशू नहीं होते, ठीक है। एंड लेकिन एक चीज होता है, इवन लिस्टेड कंपनी में आप चाहते हैं फिजिकल फॉर्म में शेयर रख सकते हैं। अब ये किसको पता है, क्योंकि जानते नहीं सब चीजें, ट्रेड नहीं कर सकते। स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई ट्रेड करना, यू वांट टू सेल इट, यू हैव टू बी ऑन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फिजिकल फॉर्म में अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मान लिया आप रखना चाहते हैं कि जी मैंने तो ले लिए शेयर एंड मैं 10 साल तक ये शेयर बेचना नहीं, मुझे खाली रखना अपने पास, होता है ना, कई लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, तो एंड यू वांट टू पुट इट इन फिजिकल फॉर्म, यू कैन आस्क द कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट देगी, इवन लिस्टेड कंपनी में। अब इतनी चीजें पता होती है क्या? अब वो क्या, तो वहां तो ये पता होता है, यहाँ ये बटन दबाया बिक गया, ये खरीद लिया, ये पता होता है। इतनी टेक्निकलिटी थोड़ी पता है उनको। तो टेक्नोलॉजी तो क्या करती है, टेक्नोलॉजी एक चीज तो समझते हो, टेक्नोलॉजी है ना बहुत कुछ स्मार्ट लोग पैदा नहीं करती है, तुम्हें मालूम है ये बात? टेक्नोलॉजी क्या बहुत स्मार्ट लोग पैदा करती है या ज्यादा बुद्धू पैदा करती है, वो मालूम ही नहीं तुम्हें इस बात का। टेक्नोलॉजी का क्या होता है, अच्छा टेक्नोलॉजी में क्या हर चीज बहुत आसान हो जाती है? तो आसान चीज यूज करने के लिए बहुत दिमाग थोड़ी चाहिए। अच्छा आजकल देखते हो गाड़ी खराब हो गई है ना, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, आजकल ऐसी सर्विस चली हुई है, मालूम तो होगा, साल का पैकेज होता है, ये फोन मारा जो आगे गाड़ी आपकी ठीक करेंगे, ठीक है, पहले था ये। अच्छा आपके पापा लोग ना कभी हो सकता है कि कभी गाड़ी खराब हो जाए, खुद ही क्या स्टेपनी खुद ही बदल लेते हैं। आज की जनरेशन में बदला जाएगा, वो तो पड़ जाएंगे रोड पे।
कारण क्या हुआ, ज्यादा सर्विस मिलने की तो क्या हुआ, हम क्या हो गए, बेकार हो गए। हम क्या हो गए, बेकार हो गए, हमें कुछ आता ही नहीं है। पहले के लोग थे ना, खुद ही जैक लगा के गाड़ी उठा के ठीक है स्टेप नहीं बदल लेते थे। आज भी गांव का बंदा कर रहा है। तो ज्यादा फैसिलिटी मिलने से कोई लोग स्मार्ट थोड़ी बन रहे हैं, घोंचू बन रहे हैं, उनको आता थोड़ी कुछ है, खाली बटन दबाने आते हैं। वो समझ थोड़ी कोई भी चीज की। वो सोच रहा है कि बड़ा मैं स्मार्ट हूं, वो जो खाली बटन ही दबा सकता है, इससे कुछ नहीं आता उसको। एक्चुअली स्मार्ट तो वो लोग थे, घर में देखा छोटे मोटे कोई प्रॉब्लम है, कोई छोटे मोटे ना, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, खुद ही ठीक कर लेते थे। आजकल तो हर चीज में भैया बुलाओ किसी को, तो स्मार्ट थोड़ी हो रहे हैं, ये तो बुद्धू पैदा हो रहे हैं। एनीवे देखिए, यहां पे शेयर ट्रांसफर डीड इन दोनों के बीच में बनेगी। ये ट्रांसफर है, ट्रांसफर ही है, जिसमें क्या होगा, ए इज सेलिंग हिज शेयर्स टू बी। क्लियर है? अच्छा, जो सेलर है, ट्रांसफरर है, उसका इंटरेस्ट किस में है, पैसे में, वो तो बेच रहा है ना। तो अच्छा, इसको एक बार पेमेंट मिल गई ट्रांसफर से, ये तो फ्री हो गया। अच्छा, इसके पास पहले से शेयर का शेयर सर्टिफिकेट हुआ, मैं फिजिकल मोड की बात कर रहा हूं, तो अब प्राइवेट कंपनी में बाय से फिजिकल मोड में, तो शेयर सर्टिफिकेट, ये दोनों चीजें इसको हैंड ओवर कर देगा। शेयर सर्टिफिकेट जो पहले से था इसके पास, और शेयर ट्रांसफर डीड, दोनों पार्टी की डिटेल आएगी, दोनों के सिग्नेचर होंगे एंड वो हैंड ओवर कर दे। अब ये बायर क्या करेगा, क्या कंपनी को अप्लाई करेगा? क्यों अप्लाई करेगा? कि अभी तक कंपनी के रिकॉर्ड में शेयर किसके नाम में खड़े हैं, ए के नाम। कंपनी को क्या पता कि आपस में ए ने अपने शेयर बी को बेच दिए, अपना सपना थोड़ी आ रहा है, तो आपस में आप कर रहे हो। तो क्या जो बायर है वो इंटरेस्टेड होगा ट्रांसफर की उस शेयर मेरे नाम में कंपनी के रिकॉर्ड में आ जाए, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट वो कंपनी को भेजेगा, शेयर ट्रांसफर डीड प्लस शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये मैं फिजिकल मोड की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऐसा कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिकली होता है वहां। अब वहां तो पता ही नहीं चलता ये सब चीजें होती, ठीक है, बट फिजिकली में ऐसा ही होता है, और आज भी ऐसे ही होता है। शेयर ट्रांसफर डीड प्लस शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा, कंपनी जब ये देखेगी शेयर ट्रांसफर डीड पे ए की डिटेल आ रही है, उसके सिग्नेचर आ रहे हैं कि वो शेयर बेच दिया बी को। अच्छा, कंपनी के रिकॉर्ड में ऑलरेडी वो शेयर किसके नाम से, ए के नाम से, तो कंपनी समझ जाएगी हमारा एग्जिस्टिंग मेंबर ए ने अपने शेयर किसको बेच दिए, बी को। उसके सबकी डिटेल शेयर ट्रांसफर डीड पे आ रही है, दोनों के सिग्नेचर आ रहे हैं। क्लियर है? तो कंपनी क्या उसके बेसिस पे क्या करे, शेयर ट्रांसफर डीड के बेसिस पे क्या अपने रजिस्टर और मेंबर में जहां ए का नाम आ रहा है जो मेंबर, कौन डेट डाल देगी, साहब ये मेंबर सीज हो गया, हाँ या ना, और उसकी जगह बी की एंट्री करेगी एज अ न्यू मेंबर, डेट डाली इस दिन से मेंबर बन गया। क्लियर है? इसका कंपनी का रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया कि ए हैज सीज्ड टू मेंबर एंड हु हैज बिकम द न्यू मेंबर बी। क्लियर है? अब ये तो कंपनी का रिकॉर्ड अपडेट हो गया। कंपनी शेयर ट्रांसफर डीड अपने पास ही रख लेगी और शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर बी की एंट्री करेगी। क्या करेगी? बी की एंट्री। कोई बी को भी तो एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिन एविडेंस कि मैं कंपनी का मेंबर हूं, मेरे पास इतने कंपनी के शेयर हैं, तो उसी शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी आपको बी के डिटेल की एंट्री करेगी और वापस बी को भेजेगी, वापस बी को भेजेगी। शेयर ट्रांसफर डीड तो अपने पास ही रख लेगी एज एन एविडेंस कि इसके बेस से अपने रिकॉर्ड में चेंजेस किए हैं, और शेयर सर्टिफिकेट पे ट्रांसफर की डिटेल चढ़ा के वापस क्यों भेजेगी? ट्रांसफर को। क्या इसके पास भी एक रिकॉर्ड आ गया, डॉक्यूमेंट आ गया, शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी का रिकॉर्ड अपडेट हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं कि जो कंपनी ने रजिस्टर ऑफ मेंबर में चेंज किया, शेयर सर्टिफिकेट चेंज करके वापस भेजा, इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कौन क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ, मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर जो उसको हमने रजिस्टर उसके अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर लिया है, इस प्रोसेस करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये डिटेल में आगे आएगा, मैं बताऊंगा। वी कॉल इट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इज दैट ओके? नाउ एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अच्छा, ये कंपनी के बोर्ड ऑफ, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन अप्रूव करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जब भी कंपनी के पास ट्रांसफर ऑफ शेयर की रिक्वेस्ट आती है तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को पूरा अप्रूव कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में ये लिखा होता है, देखिए ये सब कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा जो मैं बता रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली जब काम करो तो बहुत काम की चीजें हैं। देखिए प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में, मे रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑन एनी ग्राउंड विच दे थिंक इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ट्रांसफर ऑफ शेयर को रजिस्टर करने से मना कर सकते हैं किसी भी ग्राउंड पे जो उनको लगता है कंपनी के हित में, जो उनको लगता है कंपनी के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, वो चाहे तो मना कर सकते हैं। अच्छा बताइए, ए बी को शेयर, अब मान लीजिए यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया, और जो भी ग्राउंड स्पेसिफाई किया कि हम इसलिए मना कर रहे हैं कि ये कंपनी के इंटरेस्ट, जो भी है, ठीक है, वो रीजन भी जब वो मना करेंगे तो एक रिफ्यूजल का लेटर आएगा, उसमें रीजन आएंगे, ये सब क्यों मना किया है।
तो एक तरह से क्या, एक ये राइट टू ट्रांसफर द शेयर एक तरह से क्या लगे, रेस्ट्रिक्शन। तो इसका मतलब जो रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन हम बोलते हैं, तो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल को लिस्ट नहीं बनी होती है कि ये वाली रिस्ट्रिक्शन है, ये ऐसा नहीं होता है। राधा क्या होता है, बोर्ड को पावर दी होती है कि आप चाहें तो किसी भी ग्राउंड पे मना कर सकते हैं जो आपको लगता है कंपनी के इंटरेस्ट में है। इसका मतलब क्या, इस तरह की पावर देना टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी इन द आर्टिकल, क्या एक तरह से क्या मेंबर के राइट टू ट्रांसफर द शेयर को क्या कर रही है, रेस्ट्रिक्ट कर रही है कि बोर्ड चाहे तो मना कर। लेकिन एक चीज बताइए, कई बार ऐसा भी तो होता है किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पावर का मिसयूज कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसे ग्राउंड पे मना कर रहे हैं जो कंपनी के इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, अननेसेसरली ऐसे परेशान करने के लिए हो, तो उसके लिए लॉ में प्रोविजन है, सेक्शन 58 में आगे पढ़ाऊंगा, वहां आएगा अगर ट्रांसफरी को लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, तो इस रिफ्यूजल के अगेंस्ट, वो रिफ्यूज करेंगे साहब नहीं करेंगे रजिस्टर, तो उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं टू द एनसीएलटी। किसको कर सकते हैं, एनसीएलटी को। अब एनसीएलटी डिसाइड करेगी साहब कौन सही है कौन गलत है। इसका सौम्य लॉ में सब चेक्स एंड बैलेंसेस है, ये नहीं कि साहब कुछ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर देंगे। लेकिन इस तरह की पावर देना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, क्या एक तरह से मेंबर्स के राइट टू ट्रांसफर द शेयर क्या है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन इस तरह की पावर क्या पब्लिक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आर्टिकल्स में होगी, नहीं, क्योंकि वहां पे द राइट ऑफ द मेंबर्स टू ट्रांसफर शेयर इज। अब ये पॉइंट जब प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स बनाते हैं तो हमें ये लिखना पड़ता है, नहीं लिखोगे तो क्या होगा। तो कई बच्चे कंडीशन का रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या समझते हैं, वहां कोई पॉइंट लिस्ट बनी होगी कि ये रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं है, ज्यादा बोर्ड को पावर दी होती है। अब ये जितने कंपनी लोग के टीचर पढ़ाते हैं उनसे पूछ के देखना ये रेस्ट्रिक्शन किस तरीके से होता है आर्टिकल में, बता दे तो मैं मान जाऊं। वो खाली यार रेस्ट्रिक्शन होती है। अब किस तरह से रेस्ट्रिक्शन देते हैं, इसे सेक्शन 58 जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहां पे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट कंपनी के शेयर ट्रांसफर जब होंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मना कर सकते हैं अंदा, तो क्या ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है। और जब पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो बोलेंगे द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, वहां ऐसी कोई पावर बोर्ड को नहीं होती। ये बात समझ में आई नहीं आई, एवरीवन क्या बोले थे आप? हाँ, शेयर ट्रांसफर डीड अपने पास रख ली तो फिर नई डीड बनेगी, डीड वही थोड़ी रहती है। अच्छा, अब ऐसे भी बताओ, बी ने आगे फ्यूचर में सी को बेचना है, तो अब शेयर ट्रांसफर में ट्रांसफर ये होगा ना, नहीं डीड तो फॉर्मेट है, वो तो आपको कहीं से भी एमसीए की वेबसाइट से मिल जाएगा, नॉट ए बिग इशू, जो फॉर्मेट ठीक है। और वैसे भी नहीं बनेगी ना, यहाँ ये पहले ट्रांसफर ही था, अब क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो नई ट्रांजैक्शन, उससे पहले ट्रांजैक्शन क्या मतलब। कंपनी इसलिए रखती है ना अपने रिकॉर्ड में, कल के दिन सवाल उठ जाए कि कंपनी ने किस बेसिस पे रजिस्टर मेंबर में चेंज किया, तो कंपनी को भी तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, ये शेयर ट्रांसफर डीड हमारे पास है जिसपे इसके सिग्नेचर थे, इसने शेयर बेच दिए, और इसके सिग्नेचर थे इसने खरीदे हैं, इसके बेसिस में रजिस्टर मेंबर चेंज किया। कल के दिन सवाल कंपनी पर उठ जाए तो कंपनी के पास क्या है कि आपने किस बेसिस पर रिकॉर्ड चेंज किया है, तो कंपनी शेयर ट्रांसफर डीड संभाल के रखती है। इज इट क्लियर? वो तो ब्लैंक शेयर ट्रांसफर डीड फॉर्मेट है, आपको भरना पड़ेगा ना सारा कुछ, जैसे ट्रांसफर है, जैसे ट्रांसफर इज सिग्नेचर, कितने शेयर बेच रहे हैं, कितने कंसिडरेशन, सारी किस कंपनी के शेयर है, सब डिटेल भरनी पड़ती हो। तो देखिए, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। देखिए, limitation on number of members to 200। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में यह भी लिखा रहेगा कि हमारे मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। अपर लिमिट मैक्सिमम, इट कैन नॉट बी मोर देन 200, इट कैन बी मैक्सिमम 200। अच्छा, अभी डिस्कस हम कर रहे थे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 कि प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 सब्सक्राइबर्स होगी, मिनिमम 2 मेंबर। तो अगर दोनों बात सेक्शन 3 में जो बात दे रखी है और जो यहाँ सेक्शन 2 क्लॉज 68 हम डिस्कस कर रहे हैं, दोनों को मिला के देखें तो प्राइवेट कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स की रेंज क्या है, 2 से लेके 200, 2 से कम नहीं और 200 से ज्यादा नहीं। ये बात क्लियर है नाउ। अच्छा, इसी बात को हम पब्लिक कंपनी में ले जाएं, पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो इसका मतलब क्या पब्लिक कंपनी के केस में कोई नंबर ऑफ मेंबर्स पे अपर लिमिट है? नहीं। लिंक क्या लोअर लिमिट है? वो सेक्शन 3 से आ रही है। इसे पब्लिक कंपनी की बात करते हो क्या 7, बट अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। कम से कम 7 मेंबर चाहिए, बट देयर इज नो एज सच अपर लिमिट। 7 हो, 8 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100, 200, 500, 1000 हो, 10 लाख हो। इवन पब्लिक कंपनी 10 लाख मेंबर भी हो सकते हैं और हैं,
20 लाख मेंबर भी हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे पब्लिक कंपनी जिनके 20-20 लाख मेंबर है, ठीक है, कोई अपर लिमिट नहीं है। हाँ, देयर इज डेफिनेटली लोअर लिमिट, मिनिमम 7 मेंबर्स, मिनिमम 7 मेंबर्स। अब ये सब चीज डायरेक्ट नहीं लिखी हुई है, हम क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन को पढ़ के रिलेट करके कई सारे कंक्लूजन निकाल रहे हैं। इज दैट ओके विद एवरीवन? क्लियर है? अब है ना, बच्चे की याद कर लेता है मिनिमम मैक्सिमम एक सेंटेंस में, बट ऐसे कहीं लिखा हुआ थोड़ी एक्ट में, एक सेंटेंस में लिखा कि मिनिमम मैक्सिमम इतने, ठीक है, ये तो हमने डिराइव किया फ्रॉम डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ। इज दैट ओके विद एवरीवन? ना आप देखिए, आप एक और चीज देखो, आप मेंबर्स वही शेयर्स परचेज कर रहे हैं कंपनी में, उनको हम बोल रहे हैं। क्या मेंबर्स और डिवेंचर होल्डर्स अलग अलग चीज है? और यहां पे हम मैक्सिमम लिमिट किस पे लगा रहे हैं? मेंबर्स पे, प्राइवेट कंपनी में कि मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या प्राइवेट कंपनी के नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो क्या एक प्राइवेट कंपनी के नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स क्या 200 से ज्यादा हो सकते हैं? एकदम हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, वी आर टॉकिंग द नंबर मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी के 200 मेंबर हो सकते हैं। इससे जो कैपिटल प्रोवाइड करने वाले वो मैक्सिमम। अच्छा, क्या एक प्राइवेट कंपनी की, ध्यान सुनिएगा, पेड अप कैपिटल क्या 100 करोड़ हो सकती है? क्या 500 करोड़ हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। अमाउंट ऑफ कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, जो कैपिटल प्रोवाइडर हैं जिन्होंने कैपिटल शेयर्स परचेज किए वो मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, चाहे कैपिटल का अमाउंट कुछ भी हो। कई बच्चे सब प्राइवेट कंपनी जो छोटी होती है उसकी 500 करोड़ कैपिटल कैसे? अरे क्यों नहीं हो सकती भाई? कहां लिखा हुआ कि सब मैक्सिमम कैपिटल इतनी ही हो सकती है? कहां लिखा हुआ है? ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ मेंबर्स हु आर कैपिटल प्रोवाइडर्स, जो पैसा कंपनी में कैपिटल में लगा रहे हैं, वो 200 से ज्यादा नहीं होंगे। डिवेंचर होल्डर ज्यादा हो सकते हैं। इस प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स की जो रेंज है, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 200, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 200। अच्छा, एक बड़ी ध्यान से एक बात सुनेगा, अपने बुक में दोबारा से देखिए, आपको जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है यहां लिखा हुआ है लिमिट्स। आर्टिकल में 3 चीजें हैं, पहला, दूसरा, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200। यहीं तक मैंने भी बताया, अभी आगे की चीजें मैं बताऊंगा। अच्छा, इसके पहले क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 1% कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1% कंपनी को छोड़ के बाकी कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसमें मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, ये मतलब हुआ। अच्छा, इसका तो ओपीसी में ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ओपीसी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 62 जो हम आज ही पढ़ेंगे वो क्या बोलती है? 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1%, तो ओनली 1। इसलिए आपको सेक्शन 3 बोलता है कि ओपीसी बनाना तो ओनली 1 सब्सक्राइबर, ओनली 1 सब्सक्राइब। तो वहां मैक्सिमम 200 मेंबर कैसे बोल सकते हैं? पॉसिबल ही है। एक ही सब्सक्राइबर वही कंपनी बनने में सबसे पहला मेंबर बन जाता है, वही मेंबर रहता है। वही क्या है मतलब, वो उसकी जगह कोई दूसरा बने, लेकिन एक ही मेंबर रहेगा, एक ही मेंबर रहेगा, या तो वही रहेगा या आगे फ्यूचर में जाने की होगा एक ही। क्या होगा? एक ही होगा। अब देखिए आप, अगर सोच के देखो आप, अगर क्लासिफिकेशन ऐसा होता कि कंपनी प्राइवेट, पब्लिक एंड ओपीसी, अगर ऐसा होता, फिर एक बात को मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? ओपीसी ना तो प्राइवेट होती ना पब्लिक, और अभी हम फिलहाल डेफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं? प्राइवेट कंपनी। तो फिर हमें उससे क्या मतलब है? ऐसा ओपीसी में हम प्रोविजन क्यों लगाएंगे? ठीक है, लेकिन क्योंकि वो तो गलत तरीके से समझना है। मैंने कहा था ओपीसी से टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, इसका था अब प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि सब ये वाली जो बात अब बोले लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, ये ओपीसी में पॉसिबल नहीं है। तो उसको क्या बना दिया? एक्सेप्शन। क्या बना दिया? एक्सेप्शन। मतलब इस प्रिंसिपल का क्या बना दिया? एक्सेप्शन। इसे क्या फिर क्या प्रूव हुआ? ओपीसी इज नॉट अ थर्ड टाइप ऑफ कंपनी, इट इज अ सब टाइप ऑफ प्राइवेट। क्या ये बात प्रूव होती है इससे? ये सुनो, अगर हैड इट बीन अ थर्ड टाइप ऑफ कंपनी तो यहां लिखने क्या होती? वो तो अलग केस है, ना तो प्राइवेट है ना पब्लिक है, तो अलग केस है। हम तो यहां प्राइवेट कंपनी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली वो अलग केस नहीं है, इट इज सब टाइप ऑफ प्राइवेट। एंड दैट ये एग्जैक्ट लैंग्वेज है जो बेयर एक्ट में है, एग्जैक्ट लैंग्वेज है जो बेयर एक्ट में, ठीक है। तो ऐसे नहीं, तो क्या होता है, चीजों को पूरा पकड़ना पड़ता है। क्या पता है गड़बड़ क्या होती है? जो मैक्सिमम लोग जो बोलते हैं ना कि सब कंपनी ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसका पता कारण क्या है? जो सेक्शन 3 है वो बोलता है कि अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं, तो अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो मिनिमम 7 सब्सक्राइबर, 7 या 7 से ज्यादा बंदे, प्राइवेट कम 2 या 2 से ज्यादा बंदे। तीसरा का बना दिया ओपीसी ओनली 1, ये लिखा हुआ है। तो 3 जो हिस्से हो गए ना, तो लोग क्या करते हैं? चार्ट वे से बनाते हैं, 3 तरह की कंपनी हो गई, वहीं से डिराइव कर लेते लोग सेक्शन 3 से। थोड़ा सा सेक्शन की भी लैंग्वेज गड़बड़ है, थोड़ी सी सेक्शन की लैंग्वेज भी गड़बड़ है सेक्शन 3 की। अच्छा, उसको तीसरा पार्ट बनाने के बजाय क्या करना चाहिए था?
पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, प्राइवेट मिनिमम 2। फिर उस प्राइवेट कंपनी जो सेकेंड पार्ट है उसका सब पार्ट में, हाउएवर इफ दैट प्राइवेट कंपनी इज ओपीसी देन ओनली 1, ये लिखते तो सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाता। क्या थोड़ी सी पुअर ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ है, ये सुनो, क्या लॉ में ड्राफ्टिंग में थोड़ी सी कमी है। वो जो तीसरा जो पॉइंट बना दिया ना, तो लोग क्या करते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ठीक है, अगर ड्राफ्टिंग में थोड़ी मिस्टेक हो भी गई, इंटरप्रिटेशन चैप्टर पढ़ चुके हो ना, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं, अगर इवन इफ से सम एरर इन ड्राफ्टिंग द लॉ, हम उसको सही ढंग से इंटरप्रेट करेंगे ना। ये थोड़ी सब एरर लॉ मेकर ने कोई गलती कर दी है तो हम गलती पढ़ते जाएंगे। यही तो इंटरप्रिटेशन का पर्पस है कि साहब भले गलती होगी लिखने में, लेकिन हमें समझना, पर्पस समझना पड़ेगा ऑब्जेक्ट किस तरीके से। तो उसको क्या सेकंड पॉइंट का सब पॉइंट बनाना चाहिए था, उसने क्या बना दिया, 3 पॉइंट्स बना दिए। इसलिए सारे, मैंने कितनी कंपनी लोग किताब उठा के देखता हूं, 3 पार्ट में कंपनी को डिवाइड कर रखा है, और वहां से सारे कंसेप्ट बिगड़ जाते हैं। ठीक है, अब छोटी सी बात लगती है, लेकिन क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग में जगह जगह आपको दिक्कत आएगी। क्या ये बात फिर प्रूव होती है कि साहब एक्चुअली ओपीसी नॉट बट सब टाइप ऑफ प्राइवेट, सब टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, अब ये जो मैक्सिमम लिमिट हम 200 मेंबर की लगा रहे हैं, जो मैक्सिमम लिमिट 200 मेंबर की लगा रहे हैं, इसमें 2-3 बातें आपको ध्यान देने वाली है। अच्छा, ये यहां वो लिखा हुआ है डेफिनेशन में, इसी चीज को यहां पे मैंने अलग से एक पैराग्राफ बना दिया था, अलग से डिटेल में लिखा, क्योंकि इसी पॉइंट पे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते, याद है फाउंडेशन में बहुत क्वेश्चन आते थे। 2 बातें हैं वो क्या, फॉर दिस लिमिट ऑफ 200 मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी 200। एक तो है कि अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके कंपनी के अगर ज्वाइंटली शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, कॉल्ड ज्वाइंट मेंबर, तो वैसे वो सारे मेंबर हैं, बट फॉर द लिमिट ऑफ दिस 200 मेंबर, one set of joint member will be counted as 1 member. One set of joint member will be counted as 1 member. One set of joint member will be counted as 1. मान ले एक प्राइवेट कंपनी, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड उसके अंदर ए और बी मिलके शेयर होल्ड कर रहे हैं। कितने शेयर होल्ड कर उसका मतलब नहीं है, ज्वाइंट मेंबर है, नंबर ऑफ शेयर कितने होल्ड कर उससे कोई मतलब नहीं है, ये ज्वाइंट मेंबर ज्वाइंटली होल्ड कर रहे हैं। तो वैसे दोनों मेंबर हैं, बट 200 की लिमिट के लिए ये 2 काउंट होगा, 1 काउंट होगा। एक मान ली सी डी ई, ये तीनों मिलके ज्वाइंटली शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो वैसे तीनों मेंबर हैं, लेकिन फॉर द लिमिट ऑफ 200 इन दिस कॉन्टेक्स्ट वो क्या होगा, इट विल काउंटेड एज 1 मेंबर। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर है। दूसरा एक क्या ध्यान रखना, ध्यान सुन रहिए आप। मान लिया कोई बंदा, ये मान एक टाइम लाइन है और ये आज की डेट है, प्रेजेंट, मैं लिख देता हूं प्रेजेंट। और मान लिया हम कोई प्राइवेट कंपनी, एक्स प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं। ए यहां मेंबर है, क्लियर, और साथ में वो कंपनी का इंप्लॉय भी है। क्या है, इंप्लॉय भी है, या एम ही ले लो जिसे याद है आपको, एम इज द मेंबर, ई इज द एम्प्लॉय, या ए मेंबर भी है और एम्प्लॉय भी है। कोई ए है, ही इज अ मेंबर एज वेल एज द एम्प्लॉय एज ऑन प्रेजेंट डेट, और आज हम चेक कर रहे हैं इस कंपनी के टोटल मेंबर कितने हैं प्राइवेट कंपनी के। तो ऐसा मेंबर तो है ही है, और साथ में क्या है, एम्प्लॉय है। अच्छा, मेंबर और एम्प्लॉय की अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वो मना जरूरी नहीं कि मेंबर एम्प्लॉय हो और जरूरी नहीं कि एम्प्लॉय मेंबर हो, बट हो भी सकता है, मना भी नहीं है। ये सुनो, तो मान लिया कोई ऐसा मेंबर है जो आज के दिन, जिस दिन हम कैलकुलेशन करेंगे इस प्राइवेट कंपनी कितने मेंबर हैं, उस दिन, आज के दिन, वो साथ में क्या है, एम्प्लॉय भी है, साथ में क्या है, एम्प्लॉय। तो ऐसे में, अच्छा वैसे क्या मेंबर है कि नहीं है, बट दिस काइंड ऑफ मेंबर हु मेंबर एज वेल एज द प्रेजेंट एम्प्लॉय, मेंबर एज वेल एज द प्रेजेंट एम्प्लॉय, वो 200 के लिमिट में काउंट नहीं होता, 200 के लिमिट में काउंट नहीं है। इन अदर वर्ड्स, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे मेंबर 200 के अलावा हो सकते हैं, काउंट नहीं होते। इसका मतलब क्या, इसकी ये 200 में काउंट, ये अलग है मेंबर, लेकिन यहां काउंट नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा इसको क्या मेंबर के राइट नहीं मिलेंगे, सब मिलेगा, बट फॉर द पर्पस, इनकम टैक्स में क्या जगह पढ़ोगे भाई, ये इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स मतलब इनकम नहीं है क्या, इनकम तो है ही है, पैसे तो बैंक अकाउंट में मेरे आए हैं, टैक्स नहीं दूंगा इसके ऊपर, ये मतलब हुआ ना। ठीक है, कई बच्चे समझ ही नहीं पाते, मतलब ये मेंबर नहीं माना जाएगा, मतलब क्या, मेंबर तो है ही है वो, बट इस लिमिट के लिए मेंबर में काउंट नहीं हो। इस वक्त क्या हुआ, वो दो ऐसे मेंबर क्या 200 के अलावा हो सकते हैं, ऐसे मेंबर क्या हो सकते हैं 200 के अलावा हो सकते हैं। समझ में आया, क्लियर। तीसरी बात ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ये मान लीजिए प्रेजेंट डेट है
और यहां पे कोई बी मेंबर तो है ही है, बात हो कि मेंबर है फिर भी हम इसे काउंट नहीं कर रहे हैं 200 में, मेंबर है, ठीक है, लेकिन अभी ये एम्प्लॉय नहीं है, अभी एम्प्लॉय नहीं है, पास्ट में एम्प्लॉय था, क्या था, पास्ट में एम्प्लॉय था, अभी बात खत्म नहीं हुई है। मान लिया उसका एम्प्लॉयमेंट पीरियड यहां से लेके यहां तक था, ये इसका एम्प्लॉयमेंट पीरियड था, यहां से लेके यहां एम्प्लॉय बना, यहां एम्प्लॉय सीज हो गया, लेकिन मेंबर अभी भी कंटिन्यू, अभी तो अच्छा कोई आज मेंबर ही नहीं है तो वो तो वैसे ही काउंट नहीं होगा, बात है मेंबर है फिर भी काउंट नहीं होगा, बात ये हो रही ना। अब देखो या मान लो उसका एम्प्लॉयमेंट पीरियड यहां से लेके यहां तक था, अच्छा आज वो मेंबर है, आज एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन पास्ट में एम्प्लॉय था, एंड व्हाट वाज द एम्प्लॉयमेंट पीरियड, लेट्स से दिस द एम्प्लॉयमेंट पीरियड। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान सुनिएगा, वो मेंबर कब बना था, जब वो एम्प्लॉयमेंट में था, मतलब इस पीरियड में कभी मेंबर बना था, तो मेंबरशिप तो कंटिन्यू चल रही है अभी भी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सीज हो गई। लेकिन मेन कंडीशन क्या है, व्हेन ही बिकेम द मेंबर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका तो क्या है, एनी टाइम इन दिस पीरियड, एनी टाइम दिस पीरियड, ये सुनो, तब ये कंडीशन भी अगर फुलफिल होती है तो ऐसा मेंबर भी 200 के लिमिट में काउंट नहीं होता, ऐसा मेंबर भी 200 के लिमिट में काउंट नहीं होता। अच्छा इस बात को ऐसा उल्टा करें, ये कंडीशन मैंने किसके लिए बताई है, फॉर काउंटिंग इन 200, नॉट काउंटिंग, नॉट एक्सक्लूड करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए कि आप आज प्रेजेंट मेंबर हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉय नहीं है लेकिन पास्ट एम्प्लॉय हैं, और कंडीशन क्या है, इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड, इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड कंडीशन क्या है, ही मस्ट हैव बिकम द मेंबर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, तो मेंबरशिप तो कंटिन्यू चल रही है और एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया, तभी तो पास्ट एम्प्लॉय है, तो ऐसा मेंबर भी 200 के लिमिट में काउंट नहीं होता। अच्छा इसी बात को दूसरे तरीके समझे, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, आपको देखिए, आपको फाउंडेशन में भी आपने याद है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। देखिए कोई बंदा यहां मेंबर बना और एम्प्लॉयमेंट पीरियड आपका यहां से लेके यहां तक था, मेंबर यहां बना और आज भी मेंबर कंटिन्यू कर रहा है, तो 200 में काउंट होगा नहीं होगा, होगा, क्यों, कंडीशन क्या थी कि भैया वो कब मेंबर बना, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, तो ये ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट बना गया, नहीं उससे पहले बना, तो ये काउंट होगा, एक्सक्लूड नहीं होगा, इट विल काउंटेड इन 200। अच्छा कोई मेंबर यहां बना आफ्टर ये सीज टू बी द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सीज होने के बाद मेंबर बना, क्या ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मेंबर बना, नहीं, तो क्या ये भी एक्सक्लूड होगा या काउंट होगा, काउंट होगा। इसका एक्सक्लूड होने के लिए कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन बना देंगे, यहां बंदा मेंबर बना, बाद में एम्प्लॉयमेंट चालू हुआ, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया, मेंबर आज भी कंटिन्यू, तो क्या ये काउंट होगा, यस। तो मेन चीज आपको क्या देखनी है कि साहब वो कब मेंबर बना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर ऐसा है तो एक्सक्लूड होगा, वो एक्सक्लूड होगा, ठीक है। इसका तो अब तीन बातें क्या क्या आ गई कि वाइल काउंटिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 200 मेंबर्स फॉर अ प्राइवेट कंपनी, एक तो है कि जितने भी कंपनी के अंदर ज्वाइंट मेंबर्स हैं, जो ज्वाइंटली कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं, उनको क्या करना है, एक्स्ट्रा काउंट नहीं करना है, सॉरी दैट विल वन सेट ऑफ ज्वाइंट मेंबर विल काउंटेड एज वन मेंबर, सॉरी वन सेट ऑफ ज्वाइंट मेंबर विल बी काउंटेड एज वन मेंबर, इट मीन वैसे वो सारे मेंबर हैं लेकिन वन सेट ऑफ ज्वाइंट मेंबर चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो, जो भी दैट विल बी काउंटेड एज वन मेंबर, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, जो बंदा आज, अच्छा ना कई ना 3 अलग अलग बातें हैं, एक तो ज्वाइंट मेंबर की बात है और जो 2 बातें हैं वो भी अलग अलग हैं, कई बच्चे दोनों को ही मिक्स कर देते हैं, यही तो गड़बड़ क्या था। कई मैंने जब लोगों को देखा ना, उनका समझने का तरीका इतना बिगड़ा हुआ है ना, वो कंफ्यूजन है नहीं, वो खुद ही कंफ्यूज, एक कहावत है हिंदी में, आ बैल मुझे मार, प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूं ये 3 अलग अलग केस हैं, वो दोनों केस को मिला देगा, अरे जो अलग अलग बोल रहा हूं तो दोनों मिला क्यों रहा है, जो अलग अलग तो अलग अलग सोचो ना उसके बारे में, और है ना ये अलग अलग केस हैं, एक है भैया आज मेंबर है और आज ही एम्प्लॉय है, अच्छा आज मेंबर है और आज एम्प्लॉय है, प्रेजेंट एम्प्लॉय है, तो कुछ देखना है कब मेंबर बना था कब बना, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं, अगर वो प्रेजेंट एम्प्लॉय भी मेंबर के साथ, कुछ नहीं देखना कब मेंबर बना था, कुछ नहीं देखना, सीधा क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, सीधा क्या हो जाए, ये अलग केस है। ये अगर आप मेंबर के साथ आप प्रेजेंटली एम्प्लॉय भी हैं, बात ही खत्म है, कुछ नहीं देखना कि कब मेंबर बना था कब एम्प्लॉय, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तीसरा केस क्या है, आज मेंबर है आज एम्प्लॉय नहीं है, मेंबर हुई नॉट अ प्रेजेंट एम्प्लॉय बट पास्ट एम्प्लॉय, तब देखना है कि साहब वो बंदा कब आपको मेंबर बना था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर ऐसा है देन ही विल बी एक्सक्लूडेड एंड वो 200 के लिमिट में काउंट नहीं होगा, 200 के लिमिट में काउंट नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट यहां लिखे हुए हैं। अच्छा इसके बेसिस पे क्या एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सुनो, या तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि साहब एक पब्लिक कंपनी है, उसके 225 मेंबर हैं,
आते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं, या करने से पहले क्या नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस करने पड़ेंगे? तो हमें देखना पड़ेगा 225 की डिटेल दी होती है, फिर हमें देखना पड़ता है सब उसमें कुछ कुछ ऐसे केस हैं जो काउंट ही नहीं होंगे, या वन सेट ऑफ ज्वाइंट मेंबर विल काउंटेड। वो हो सकता है करके आपको ये सब रूल्स लगा के, हो सकता है वो 200 के अंदर अंदर ही आ जाए। अगर 200 के अंदर अंदर आ जाए तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, नो नीड ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मेंबर। लेकिन अगर 200 से ज्यादा आ रहे हैं रूल्स लगाने के बाद भी, क्या डायरेक्टली कन्वर्जन कर सकते हैं? पहले रिड्यूस करना पड़ेगा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो ये सारे, तो इसलिए अलग से पैराग्राफ हमने लिख दिया है सब उससे एलोबरेट करते हुए। एग्जाम में क्या होता है, जैसे बेस क्वेश्चन आता है तो आपको जो लॉ लिखना है पूरी डेफिनेशन लिखनी है, मेनली इसी को हाईलाइट करना है। जब वो पूरा क्वेश्चन ही इसके ऊपर आया हुआ है तो मेनली आपको क्या लिखना है, ये चीज लिखनी है, तो इसको उन्हें अलग से आपको लिख भी दिया। बात समझ में आई? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? देखिए, अच्छा मैं इसका लॉजिक भी समझाता हूँ, ये क्यों बोल रहा है कि वो मेंबर कब बनाता है ड्यूरिंग द कोर्स, इसका लॉजिक भी समझना है क्यों ऐसा है। अच्छा एक चीज सुना आपने, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अच्छा वहां कंपनी शेयर किसको देती है? एम्प्लॉयज को देती है। किसको देती है? एम्प्लॉयज को। क्लियर है? ये ईसॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सक्लूजन है ये। इसका लॉजिक क्या है समझिएगा। मान लिया एक प्राइवेट कंपनी है, उसके मान लिया एग्जांपल लेते हैं 500 एम्प्लॉय है। अच्छा कंपनी ईसॉप लाती है, 500 एम्प्लॉय को शेयर देती है, तो क्या सब क्या बन गए? मेंबर। क्या बन गए? मेंबर। समझ में आ रहा है? क्या बन गए? मेंबर। अच्छा अगर ये एक्सक्लूजन वाले केसेस नहीं दे रखे कि क्या चीज एक्सक्लूड होगा, काउंट नहीं होगा 200 में, तो क्या एक प्राइवेट कंपनी जिसके भी 200 से ज्यादा एम्प्लॉय है क्या वो ईसॉप ला पाती? तो ईसॉप लाने का मतलब क्या होता है कि सारे आपके जो एम्प्लॉय हो क्या बन जाएंगे? मेंबर। उसके अलावा और भी मेंबर हो सकते हैं, और आपके 200 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, इसका तो आपके 200 से ज्यादा मेंबर तो ही हो जाएंगे, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 200 की। तो हम क्या बोल रहे हैं, आपको अगर मेंबर और एम्प्लॉय हमने ईसॉप के थ्रू शेयर दिए तो ठीक है वो मेंबर बन गए हैं, लेकिन वो 200 के लिमिट पे काउंट ही नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या किस चीज से कनेक्ट कर रखा है? इसलिए हमने पास एम्प्लॉय भी कंडीशन क्या लगा रखी है, भले आज एम्प्लॉय नहीं है लेकिन पास में एम्प्लॉय था, और मेंबर जब बना था उस समय क्या था? एम्प्लॉयमेंट में था। तो एम्प्लॉयमेंट में कोई का उसी को तो ईसॉप के शेयर देखो, उसी को तो ईसॉप के शेयर दोगे, तो कुछ ना कुछ कनेक्ट करके देखोगे क्या सोच के इन्होंने कंडीशन लगा रखी है, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सब ये अच्छा कोई सोच के देखो, ये जो मैंने चार्ट बनाया था ये बंदे का एम्प्लॉयमेंट पीरियड ये है, और यहां ये मेंबर बना, तो क्या इसको ईसॉप वाले शेयर मिले? तो फिर ये एक्सक्लूड क्यों होगा? ये तो काउंट होना चाहिए, ये सुनो। और यहां पे मान ली यहां पे इसका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया और यहां मेंबर बना, तो क्या ईसॉप वाले शेयर मिल रहे हैं? वो तो एम्प्लॉय नहीं है, वो एम्प्लॉय नहीं है, तो ये एक्सक्लूड क्यों होगा? एक्सक्लूड होना चाहिए, काउंट होना चाहिए, काउंट होना चाहिए। तो लॉजिक समझिए कि क्यों क्या सोच के कर रखा है इन्होंने। तो एक बात हमें क्लियर है, तो रटना नहीं, समझना भी सब क्या कह रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली नहीं तो हर प्राइवेट कंपनी जिसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा हैं वो तो फिर ईसॉप ही नहीं ला सकती, वो तो हमेशा फंस जाएगी, बोलेगी सब 200 ज्यादा मेंबर ही नहीं सकते। इन ऑर्डर टू इनेबल देम कि आप ईसॉप के थ्रू अगर शेयर ला रहे हैं तो लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने भी मेंबर बन जाए आपके, एंड वो ईसॉप की वजह से जो मेंबर बने हैं उसे तो हम काउंट ही नहीं करें, उसे तो हम काउंट ही, मतलब वैसे वो मेंबर है उनको सब राइट्स मिलेंगे, लेकिन 200 की लिमिट वो ऐसे मेंबर 200 के अलावा हो सकते हैं। समझ आई बात? इज दैट क्लियर? नाउ एक इस पे क्वेश्चन ही देख लें पहले। ये देखो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट पेज है इसका, पेज नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 2। फ्लोरा एंड फौना लिमिटेड वर रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक कंपनी, नाम से पता लग रहा है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। दे आर 230 मेंबर्स इन द कंपनी एज नोटेड बिलो, इसके 230 मेंबर हैं, उसकी डिटेल दे रखी है। डायरेक्टर्स इन द रिलेटिव 50, एम्प्लॉइज 15। अब जो एम्प्लॉय लिखा है इसका मतलब प्रेजेंट एम्प्लॉय है, इसका मतलब क्या आज एम्प्लॉय है, इसका मेंबर भी है साथ में एम्प्लॉय भी है। एक्स एम्प्लॉइज, अभी एम्प्लॉय नहीं पास में एम्प्लॉय थे, और शेयर्स वर अलॉटेड व्हेन दे वर एम्प्लॉय, मतलब वो कब मेंबर बने थे, शेयर कब अलॉट हुए जब वो एम्प्लॉय थे। ये 5 कपल्स होल्डिंग शेयर ज्वाइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड वाइफ, मतलब 5 कपल है हस्बैंड वाइफ, 5, वैसे वो 10 मेंबर हैं, लेकिन क्या दो क्या एक हस्बैंड वाइफ क्या ज्वाइंटली शेयर होल्ड कर रहे हैं, इसका देयर 5 सेट ऑफ ज्वाइंट मेंबर्स, देयर 5 सेट ऑफ ज्वाइंट मेंबर्स, एंड इसके अलावा 145।
अच्छा वैसे देखो टोटल 50, 50 प्लस 15 65, 75, 85, 85 प्लस 145 230, वो पूरी डिटेल दे रखी 230 की। लेकिन अब देखो ये पब्लिक कंपनी है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी प्रपोज टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी। अब इसको ये प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बताइए क्या रिड्यूस करना पड़ेगा नंबर ऑफ मेंबर। अब देखिए आप, हमें चेक करना पहले कि सब जो रूल्स हैं, जब प्राइवेट कंपनी में से कन्वर्ट करें तो प्राइवेट कंपनी में कुछ कुछ मेंबर्स हम एक्सक्लूड करते हैं फॉर द अपर लिमिट ऑफ 200 मेंबर, ठीक है, या कुछ को हम सेट ऑफ ज्वाइंट मेंबर्स को 1 काउंट करते हैं। तो उसके हिसाब देखिए 200 के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो विदाउट रिडक्शन हम कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 200 से ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा, पहले रिड्यूस करने पड़ेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, फिर कन्वर्ट करेंगे इनटू अ प्राइवेट कंपनी। अब देखो ये 50 तो एज इट इज काउंट हो जाएगा, इंप्लॉइज काउंट होंगे नहीं, क्या एक्स एम्प्लॉय, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, शेयर देखो ये इसी लिखा हुआ ब्रैकेट में, खाली एक्स एम्प्लॉय लिखने से नहीं चलेगा, ये भी तो कंडीशन है कि साहब कब वो मेंबर बने थे, जब वो एम्प्लॉयड, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। अच्छा 10 की जगह 5 काउंट होगा, बंदे 10 हैं लेकिन वो क्या है 5 सेट ऑफ ज्वाइंट मेंबर्स है 5। अच्छा ये 145 एज इट इज 50 प्लस 5, 55 प्लस 145 कितना होगा 200, एग्जैक्ट 200 आ रहा है, या 200 से कम आता, कोई रिड्यूस करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ प्राइवेट। लेकिन अगर यही कैलकुलेशन करके अगर 200 से ज्यादा आता तो क्या होता, हमें रिड्यूस करना पड़ता एंड देन ओनली वी कुड हैव कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट। अब ये क्या पूरा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है पूरा, कि जो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लिमिट 200 मेंबर्स की, वो मैक्सिमम लिमिट के कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। अब इसका जो लॉ पार्ट लिखो तो वही तीनों पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। वाइल उसमें लिख सकते as for the definition of private company, one of the requirement is that maximum limit of 200 members. While calculating 200 members, ये चीज हमें करना है, तो वो आपको अलग से पैराग्राफ मैंने दे रखा। Is it clear? Now coming to the, अच्छा एक और चीज देखिए, हम बोलते हैं 3 restrictions of private company, लेकिन ध्यान से देखो तीनों रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कलेक्टिवली जब बोलते हैं 3 रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी। पहली रेस्ट्रिक्शन है, दूसरी लिमिटेशन है, तीसरी प्रोहिबिशन। तीसरी क्या है, प्रोहिबिशन है। तो तीनों का नेचर अलग अलग है, लेकिन कलेक्टिवली हम बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं 3 रेस्ट्रिक्शन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, बट तीनों का नेचर अलग अलग है। फर्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन, सेकंड इज लिमिटेशन, थर्ड इज प्रोहिबिशन। क्लियर है? तीसरा देखिए वो मैं समझाने जा रहा हूं, इसको बड़ा ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा सा और ज्यादा टेक्निकल, इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स आपको और आएंगे। देखिए वो क्या है, ये थर्ड पॉइंट समझाने से पहले मैं एक चार्ट बना रहा हूं, नोट कीजिएगा, एंड उससे आपको बहुत सारी बातें और क्लियर होंगी। देखिए ये सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? इशू और अलॉटमेंट of securities by a company. Issue or allotment of securities by a company. Issue or allotment of security मतलब कंपनी जो सिक्योरिटी इशू करती है या अलॉट, एक बताइए कंपनी ने इशू किया तो सामने वाला जिसको इशू किया उसको क्या मिली, अलॉटमेंट। क्या मिली, अलॉटमेंट। तो इशू बोलिए, अलॉटमेंट एक ही बात है, ठीक है? अच्छा सिक्योरिटीज और शेयर्स में क्या फर्क होता है? क्या सिक्योरिटीज और वाइड टर्म, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड सब मिला के, शेयर भी इसका पार्ट है, ठीक है, वो सिक्योरिटी है। तो मैं सारी सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली शेयर्स, नॉट ओनली शेयर्स। तो कंपनीज किस किस तरीके से, ठीक है, या ऐसा यहां से आगे लिख सकते, मैथड्स ऑफ लिख लो, मैथड्स ऑफ इशू और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय अ कंपनी। क्या क्या मैथड्स हैं? मैथड्स ऑफ इशू और अलॉटमेंट, क्या इशू अलॉटमेंट ऑफ व्हाट, सिक्योरिटी बाय अ कंपनी। क्लियर? इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वन इज दैट इज द invitation and then allotment. Invitation and then allotment of securities. ऊपर हमने लिखा सब कंपनी सिक्योरिटी के अलॉटमेंट कैसे कैसे कर सकते, क्या मेथड्स हैं। तो एक मेथड क्या है, इन्विटेशन एंड देन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सेकेंड इज दैट इज द allotment of securities
विदाउट इन्विटेशन, विदाउट इन्विटेशन. Second is allotment of securities without invitation. First is invitation and then allotment of securities. Second is ये दोनों methods हैं. तो मैंने ऊपर क्या लिखा, methods of issue of security by a company. एक कंपनी कैसे कैसे सिक्योरिटी आपको इशू कर सकती है. अच्छा, मैं ओवरऑल पहले जनरल बात करूँ, फिर प्राइवेट कंपनी से रिलेट हम बाद में करते हैं. मेथड्स और इशू ऑफ methods of issue or methods of allotment of security by a company. One is invitation and then allotment of security. Second is allotment of security without invitation. Clear है? पहला इन्विटेशन, देन इसको पहले समझते हैं पहले को. इस मेथड से जब एक कंपनी सिक्योरिटी को इशू या अलॉट करती है तो कंपनी क्या करती है. पहले कंपनी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट इशू होता है कॉल्ड प्रोस्पेक्टस. पहले कंपनी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट इशू हुआ कॉल्ड एज द प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस का जो नेचर है, इट इज ए इन्विटेशन टू ऑफर डॉक्यूमेंट. इन्विटेशन टू ऑफर. व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रोस्पेक्टस? इन्विटेशन टू ऑफर. इन्विटेशन टू ऑफर. आपने फाउंडेशन में एक कंसेप्ट पढ़ा, ऑफर एंड एक इन्विटेशन ऑफर. अच्छा, अगर मैं ऑफरर हूं तो मैं एक प्रपोजल दूंगा और आप सामने वाले, मान लिया मैंने आपको प्रपोजल दिया तो आपकी मर्जी, आप उसे एक्सेप्ट करें ना करें. लेकिन अगर मैं इन्विटेशन टू ऑफर देना, इसका मतलब क्या है? आई एम नॉट मेकिंग अ प्रपोजल टू यू, आई एम इन्वाइटिंग यू. मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूं कि आप मुझे ऑफर दें. अगर आपको मेरा इनविटेशन पसंद आया तो आप उसके प्रपोजल इनविटेशन के रिस्पॉन्स में ऑफर देंगे. तो अब आप ऑफर दें, आप क्या बन गए? ऑफरर. अब मेरी मर्जी है मैं उसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जब मैंने ऑफर दिया था तो मैं ऑफरर था, आप ऑफरी थे. जब मैंने इन्विटेशन टू ऑफर दिया तो मैं आपको ऑफर नहीं दे रहा, मैं आपको इन्वाइट करूं कि आप मुझे ऑफर दो. तो आपने उसके रिएक्शन में अगर ऑफर दिया तो आप क्या बन गए? ऑफरर. क्या पोजीशन उल्टी हो गई? अब मैं क्या बन गया? ऑफर. क्या बन गया? तो जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो वो ऑफर नहीं है, क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर है. क्या है? तो कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट? इन्विटेशन टू ऑफर. इन्विटेशन टू ऑफर. क्लियर? आप देखिए आप. अच्छा, कंपनी ने इन्विटेशन ऑफर किसको दिया? पब्लिक एट लार्ज, सभी को, कोई भी, सबको इन्विटेशन ऑफर दिया कि जो चाहे हमें ऑफर दे सकता है टू परचेज आवर सिक्योरिटी. ये सुनो, क्लियर है? अब देखिए आप, अब जो इन्वेस्टर्स है, जिनको भी इन्विटेशन पसंद आएगा, जिनको भी एक कंपनी का इन्विटेशन पसंद आएगा, क्या वो ऑफर देंगे? क्या ऑफर देने के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे? ये सुनो, क्या एप्लीकेशन लगाएंगे? दैट एप्लीकेशन इज द ऑफर. दैट एप्लीकेशन इज द ऑफर. अभी आपने सुना होगा सब, हुंडई मोटर्स का आपको पब्लिक इशू आया हुआ है, तो अभी उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ? इन्विटेशन टू ऑफर दे रखा है. अब जो आप सुना होगा, अभी सब कुछ चल रहा है, सुनो इशू अभी आई थिंक लास्ट डेट है. ठीक है, तो अभी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं. वो क्या दे रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं. तो पहले कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था, उसके थ्रू क्या किया? पब्लिक को इन्विटेशन टू ऑफर दिया. अब जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं. इज इट क्लियर? प्रैक्टिकली भी सब चीज रिलेट कर सकते हैं. देखो चीजें क्लियर हैं तो कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन क्लियर नहीं होता तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है. आगे देखिए. अच्छा, जो लोग अप्लाई करेंगे फिर कंपनी उसे क्या करेगी? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. इट मीन कंपनी ने क्या किया? एक्सेप्टेंस ऑफर. क्या किया? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर. एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर. ये जो मैंने चीज लिखी है कंपनी एक्ट के हिसाब लिखी है, और ये लिखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से उसका नेचर क्या है. लेट्स से मैं कंपनी हूं, आप इन्वेस्टर हो, पब्लिक हो, तो मेरी तरफ से जब प्रोस्पेक्टस इशू हुआ इसका मतलब मैंने क्या दिया? इन्विटेशन ऑफर. आप में से जिसको भी वो इन्विटेशन पसंद हुआ, दे विल रेस्पॉन्ड बाय मेकिंग द एप्लीकेशन. वो ऑफर दे रहे हैं.
फिर मैंने उनको एज ए कंपनी अलॉटमेंट की, तो मैंने क्या किया, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। आपको ऑफर क्या कर लिया, देखो वही मैंने लिखा है। अच्छा, मेथड का नाम ऊपर मैंने क्या, मेथड्स ऑफ इश्यू सिक्योरिटी बाय कंपनी, तो मेथड का नाम क्या है, इन्विटेशन एंड देन अलॉटमेंट सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी इशू कौन कर रहा है, कंपनी। कौन, तो कंपनी का रोल कहां कहां है, फर्स्ट एंड लास्ट। तो शुरू में कंपनी ने क्या किया, इन्विटेशन, लास्ट में क्या किया, अलॉटमेंट। नाम क्या मेथड का, इन्विटेशन एंड देन अलॉटमेंट। तो इन्विट पहले कंपनी ने क्या किया, इन्विटेशन, लास्ट में क्या किया, अलॉटमेंट। तो मेथड का नाम क्या हो गया, इन्विटेशन एंड देन अलॉट। कंपनी इशू कर रही है सिक्योरिटी, तो कंपनी के रोल तो फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप में। तो फर्स्ट में क्या किया, इन्विटेशन, लास्ट में क्या किया, अलॉटमेंट। जैसे नाम क्या बढ़ गया, इन्विटेशन एंड देन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। आपको क्या लगता है ये स्मॉल स्केल पे, लार्ज स्केल पे? क्या पब्लिक एट लार्ज सबको इन्विटेशन ऑफर किया, जो भी चाहे उसमें अप्लाई कर सकता है, क्या लार्ज स्केल पे? इसी को पब्लिक इशू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक इशू। तो सुनो, तो सुनते हो कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है एंड ऑल दैट। तो कोई भी अगर आपसे पूछे, अच्छा कई लोग ना पब्लिक इशू कम जानते हैं, आईपीओ, ये भी एक बीमारी है एक्चुअली। कि आजकल है ना, सोशल मीडिया होने से भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, कि ज्ञान, सारे ज्ञानी हो गए लेकिन सब घोंचू ज्ञानी है। कारण क्या, वो थोड़ा थोड़ा सा इधर से, थोड़ा उधर से, वैसे समझ नहीं आती चीजें। ऐसे चाहिए उसके लिए बहुत डिटेल में चीज को, पूरी सारी चीज को समझना पड़ता है, कौन सी बात कैसे कैसे कनेक्टेड है। आईपीओ इज अ टाइप ऑफ पब्लिक इशू। अच्छा, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एक कंपनी अपनी लाइफ में जब पहला पब्लिक इशू लाती है उसको आईपीओ बोलते हैं, और उसके बाद जितना पब्लिक इशू लाएगा उसको एफपीओ बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। लोग ज्यादातर के पब्लिक इशू का मतलब खाली आईपीओ ही समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। आईपीओ भी पब्लिक इशू है, नाम से पता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो पहली बार जब आप पब्लिक इशू कोई कंपनी लाएगी तो उसका पब्लिक इशू क्या बोलते हैं, आईपीओ। और पहली बार के बाद जितनी बार भी लाएंगे उसको आईपीओ नहीं बोलेंगे, फर्दर एफपीओ, फर्दर पब्लिक एफपीओ बोलते हैं। ये सब डिटेल में चैप्टर 3 जब आएगा, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट सिक्योरिटी में सब बताऊंगा, आईपीओ एफपीओ सब डिस्कस करेंगे। नाउ वो आईपीओ चाहे एफपीओ कोई भी हो, पब्लिक इशू दोनों ही है। अल्टीमेटली किस तरीके से अलॉटमेंट होती है, इन्विटेशन एंड देन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। क्लियर है? तो कोई भी आपसे पूछे कि पब्लिक इशू जो होता है उसमें किस मेथड से कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है, तो क्या आंसर होगा, इन्विटेशन एंड देन अलॉटमेंट। अच्छा, कंपनी इन्विटेशन तो ऑफर देने के लिए क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। इसका तो क्या प्रोस्पेक्टस इज कनेक्टेड विद पब्लिक इशू, क्या प्रोस्पेक्टस इज कनेक्टेड विद द पब्लिक इशू का मतलब ही इन्विटेशन एंड देन अलॉटमेंट। और इन्विटेशन टू ऑफर देने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट है, प्रोस्पेक्टस। तो क्या प्रोस्पेक्टस का कनेक्शन किसके साथ है, पब्लिक इशू के साथ है। किसके साथ है, पब्लिक इशू के साथ है। बात समझ में आ रही है? एक और चीज देखिए आप, ये आगे भी आएगा, मैं यहीं थोड़ा सा रिलेट भी कर देता हूं। एक चीज सोच के देखो आप, जैसे अभी हुंडई वाला एग्जांपल है, क्या वो भी पब्लिक इशू ला रही है? अच्छा, अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, आपको शेयर वाले मिल भी गए, कंपनी ने लॉट भी कर दिए। अच्छा, आप 1 महीने बाद कंपनी को बोले जी मेरे शेयर वापस दे दो, मुझे पैसे दो, कंपनी दे देगी? क्या कंपनी दे देगी क्या? तो देखा जाए आपने तो परमानेंटली कंपनी को फाइनेंस दे दिया है। अच्छा, ये तो सुनते होगे, इक्विटी शेयर इज परमानेंट फाइनेंस, सुना होगा। ऐसे लोग पैसे मांगने ले जाए तो कंपनी की तो कैपिटल रोज बैलेंस शीट हिलती रहेगी। अकाउंट पढ़ते हो ना, ठीक है, तो बैलेंस शीट रोज हिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी कंपनी थोड़ी वापस करेगी। लेकिन सोच के देखो, आप अगर पैसा लगा, अपने ऊपर सोच के देखो कि आप पैसा लगा रहे हो और आपको ये बोला जी पैसा लग गया, वापस नहीं मिलेगा, आप लगाओगे? तो आप समझदार हैं तो बाकी सभी समझदार हैं। कोई लगाएगा तो पब्लिक इशू के सक्सेसफुल हो, फेल हो जाएगा। तो इसका तो कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो तरीका देना पड़ेगा इन्वेस्टर को, जिससे वो जब चाहे अपना पैसा निकाल सके, हाँ या ना। अब कंपनी तो वापस करेगी नहीं, क्योंकि कंपनी को तो कैपिटल, क्योंकि कैसे कंपनी कैपिटल वापस हो तो फिर कंपनी बिजनेस कैसे करेगी? ये सुनो, हो सकता है कंपनी जो पैसा आपने लगाया कंपनी में, कंपनी, अच्छा देख, कंपनी की बैलेंस शीट के हिसाब देखो, एक तरफ शेयर कैपिटल बढ़ी, दूसरी तरफ क्या बढ़ा, बैंक अकाउंट बढ़ा। कंपनी ने उस बैंक अकाउंट से एक मशीनरी खरीद ली, नई फैक्ट्री लगा ली, तो कंपनी का कैश थोड़ी पड़ा है, अब सारे खड़े हो जाएगी, मेरे पैसे दो। कंपनी अब सारी फैक्ट्री के मशीनों को बेच बेच के पैसे दे रही है। तो बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। प्रैक्टिकली भी सोच के देखो, हर चीज रिलेट करके देखिए, कैसे पैसे वापस हो जाएंगे। तो कंपनी थोड़ी वापस करेगी, पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन कुछ तो तरीका देना पड़ेगा, नहीं तो इन्वेस्टर अप्लाई नहीं करेगा, पब्लिक इशू फ्लॉप हो जाएंगे। ये सुनो, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आपको लॉ मेकर्स ने ये मैंडेटरी कर रखा है। कंपनी एक्ट में सेक्शन 40 आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। वो बोलता है अगर कंपनी पब्लिक इशू ला रही है, इनवाइट करके अलॉटमेंट कर रही है, मैंडेटरी है कि पब्लिक इशू में जो भी सिक्योरिटीज आप अलॉट कर रहे हैं
उसकी अब लिस्टिंग कराएंगे ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। क्या कराएंगे? लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जैसे एनएससी, बीएससी सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इन पे लिस्टिंग कराएंगे। तो जैसे अभी हुंडई जितने भी शेयर का पब्लिक इशू आ रही है, उसे क्या करेगी? लिस्टिंग। कहां पे? स्टॉक। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा एक लिस्टिंग, एक चीज समझिए, लिस्टिंग का मतलब क्या समझिएगा आप। जैसे आपको इंडिया से बाहर जाना है, पर्पस क्या है? मुझे बाहर जाना है, मतलब पढ़ने के लिए जाना है। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है, जा सकते हो? इससे पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। अच्छा, पासपोर्ट बनवाने का मतलब क्या? पासपोर्ट आपको कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सुनो। अच्छा, जो विदेश मंत्रालय बोलते, ठीक है, अच्छा वो आपको देगा, मतलब उसकी परमिशन एक तरह से। इसे एक तरफ से आपको परमिशन मिल गई दैट यू कैन गो अब्रॉड, यही मतलब हुआ ना, यही मतलब हुआ ना कि आपको परमिशन मिल गई दैट यू कैन गो अब्रॉड। इसमें अब्रॉड जाना और पासपोर्ट लेना क्या इंटरकनेक्टेड चीज है? तो पहले पासपोर्ट मिलेगा तब अब्रॉड जा सकते हैं, ये सुनो। वैसे ही एक स्टॉक एक्सचेंज, अच्छा स्टॉक एक्सचेंज जो एनएससी बीएससी हैं, और भी स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन प्रैक्टिकली काम एनएससी बीएससी कर रहे हैं, बाकी और भी स्टॉक एक्सचेंज है। वी ऑल्सो स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो देयर, वी हैव पटना स्टॉक एक्सचेंज, बैंगलोर, चंडीगढ़, पुणे, सो मेनी आर देयर, कैलकाटा, बट वो सब बेकार है, सब यूजलेस है, ना के बराबर काम ही नहीं हो रहा। सारा काम किसके पास हो रहा है? एनएससी बीएससी। उसमें भी एनएससी इज द मार्केट लीडर। अराउंड 90% जितनी ट्रेडिंग हो रही है उसमें 90% के आसपास आपको एनएससी पे हो रही है, 10% के आसपास बीएससी में हो रही है। तो मार्केट लीडर एनएससी है आज के दिन। नाउ अच्छा, एनएससी अभी खुद अनलिस्टेड कंपनी है, लेकिन इसका भी आईपीओ आने की बात चल रही है इसका। एंड यू विल सरप्राइज, सुनो, अभी आईपीओ अभी आया नहीं है एनएससी का, अभी बात चल रही है। और उससे पहले ही एनएससी के शेयर मार्केट में 2-2 हज़ार रुपए के बिक रहे हैं। लोग सोच रहे हैं आईपीओ में ये आने के बाद पता नहीं इसका रेट क्या नाम सुना वो। एनीवे, एक तरह से देखा जाए स्टॉक एक्सचेंज का जो काम है ये भी एक बिजनेस है, हाँ ना। ये आपके, हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रखा है, यहां पे आप लिस्टिंग कराइए, आपके शेयर की ट्रेडिंग होगी। क्या होगी? सिक्योरिटी की ट्रेडिंग होगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार कर रखा है एक बिजनेस है। इसका मतलब एक चीज, कोई एक्स लिमिटेड कंपनी बोलती है जी हमारे शेयर एनएससी पे ट्रेड होंगे, बीएससी पे ट्रेड होंगे, तो ऐसे ही ट्रेड हो जाएंगे, उसकी परमिशन ही लोगे? अरे भाई उसका स्टॉक एक्सचेंज है ना। आप इसको ऐसे दूसरे समझाता हूं। एक नया नया मॉल बना, ठीक है। अच्छा, मॉल किसी बिल्डर ने बनाया, ये सुनो, कोई रियल एस्टेट कंपनी हो सकती है जो बिल्डर है जिसने मॉल बनाया। तुम जो बोलोगे जी इस मॉल के अंदर मुझे आपको कपड़ों की, एक आपको बहुत फैंसी कपड़ों की या कुछ रेडीमेड कपड़ों की एक शोरूम खोलना है, तो सीधे जाके क्या कपड़े ले जाके रख देना वहां पे? क्या उस बिल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी? कोई जगह किराए पे लेनी पड़ेगी? तो बिल्डर ने क्या किया? एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। बिल्डर वहां कोई भी दुकान नहीं चला रहा है, सारे अलग अलग लोग चला रहे हैं, लेकिन बिल्डर ने क्या किया? एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे दिया, भाई यहां के तुम बिजनेस कर सकते हो। लेकिन जो भी बिजनेस करना चाहता है क्या परमिशन लेगा बिल्डर से? कोई जगह किराए पे लेगा, रेंटल पे करेगा, एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर किसने तैयार कर रखा है? स्टॉक एक्सचेंज ने, कि भैया आपको ट्रेडिंग करनी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, यहां पे लिस्टिंग कराओ। तो लिस्टिंग इज अ काइंड ऑफ परमिशन, लिस्टिंग इज अ काइंड ऑफ ए परमिशन। तो जिसका मतलब आपकी ट्रेडिंग तो बाद में होगी, पहले क्या होगी? परमिशन मिलेगी, उसी को लिस्टिंग बोलते हैं, उसी को कहते हैं। तो लिस्टिंग और ट्रेडिंग क्या इंटरकनेक्टेड चीज है? ये सुनो, क्या है? इंटरकनेक्ट। कई बच्चे कन्फ्यूज, सर लिस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है? बिना लिस्टिंग कराए ट्रेडिंग कैसे हो जाएगी? तो पहले क्या कराना पड़ेगा? लिस्ट। और लिस्टिंग कराई किस ले रहे हैं? ट्रेडिंग। हम पासपोर्ट ले किस ले रहे हैं? मुझे बाहर जाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ये इंटरकनेक्टेड चीज है, इंटरकनेक्ट। लिस्टिंग मतलब एक तरह से परमिशन। अधिक कहते हैं जब लिस्टिंग आप कराते हैं तो क्या उस कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता होगा? उस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? लिस्टिंग एग्रीमेंट। ये सब सीए फाइल में पढ़ोगे आप। क्या बोलते हैं? लिस्टिंग एग्रीमेंट। क्या उसके अंदर सब कुछ लिखा होगा, साहब आपको क्या क्या फैसिलिटी हम देंगे, बदले में आपको चार्ज है, फीस भी लगती है, फ्री में थोड़ी है, उससे वो बिजनेस है। अच्छा बताइए, आप बोलते हैं बीएस, आप बोलते हैं एनएससी का भी एक बिजनेस है, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी बैलेंस शीट बनती होगी, तो जब तक पैसा आएगा नहीं तो कैसे बनेगी? तो ये भी एक बिजनेस है, ये भी एक क्या है? बिजनेस है। ये सुनो, इसका लिस्टिंग इज अ काइंड ऑफ परमिशन। अब लॉ सेक्शन 40 बोलता है अगर पब्लिक इशू ला रहे हैं तो लिस्टिंग कराना मैंडेटरी, लिस्टिंग कराना मैंडेटरी है। तो लिस्टिंग जब कराओगे तो क्या उसका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी? लिस्ट परमिशन मिल गई आपको, सारे कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लिस्टिंग एग्रीमेंट बन गया, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है, एंड ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई। अरे ट्रेडिंग से क्या फायदा होगा? ट्रेड का मतलब सेल परचेज। इसका मतलब क्या हुआ? जिन्होंने लिए थे शेयर, अगर वो बेचना चाहें वो बेच सकते हैं, और कोई खरीदना चाहे खरीद सकता है। तो अगर आप बेचेंगे तो कंपनी नहीं खरीद रही आपसे, कोई और खरीद, कंपनी थोड़ी खरीद रही है यार, ठीक है। कंपनी के शेयर ट्रेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, कंपनी का रोल थोड़ी है वहां पर, ठीक है। उस कंपनी के शेयर कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है, ट्रेडिंग सेल परचेज।
तो क्या हुआ, जो आपने पैसे वापस चाहता है तो कंपनी से तो वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन बेच के क्या आप किसी और से ले। अधिक चल रही है, ए ने अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बी को बेच दिए, तो एक तरह से कह सकते हैं कंपनी में, अच्छा ए ने मान लिया कंपनी के 1000 शेयर खरीद रखे थे, एक्स लिमिटेड कंपनी के, ठीक है, पब्लिक इशू में, और ए ने बी को 1000 शेयर बेच दिए, तो कह सकते हो 1000 शेयर का जो फाइनेंस प्रोवाइडर जो है वो चेंज हो गया। पहले कौन था, ए, अब कौन है बी। कंपनी की कैपिटल उतनी की उतनी है। कई बच्चे सब घसर पत्थर कर देते हैं, मिला देते हैं, भाई कंपनी कैपिटल में थोड़ी कोई इंपैक्ट आ रहा है, फाइनेंस प्रोवाइडर चेंज हो गया, फाइनेंस प्रोवाइडर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, आप सुनो, कई सारे बिल्डर हैं, कोई सोसाइटी लॉन्च करते हैं ना, रेजिडेंशियल फ्लैट से, बिल्डर ने सारा माल बेच दिया, अच्छा उसके बाद भी तो मार्केट में लोग खरीदते बेचते हैं, तो किससे खरीदते हैं, वो जो ऑलरेडी जिन्होंने ले रखा है उनमें से कोई अगर बेचना चाहे तो बेच सकता है, और कोई खरीदना चाहे खरीदा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब बिल्डर को कोई मतलब थोड़ी है, आप करते रहिए ट्रांजेक्शन, बिल्डर तो पूरा माल बेच चुका है। ये सुनो, अच्छा ये जो प्राइस तो बढ़ते रहते, मार्केट में रेट बढ़ते, इससे कंपनी को फायदा होता है क्या? क्या वो एक्स्ट्रा पैसे कंपनी को मिल रहे हैं? किसको मिल रहे हैं? इन्वेस्टर को, जिसने पैसा ले, शेयर कंपनी को तो जो ओरिजिनली जो पैसा मिल गया तो मिल गया था, हाँ, लेकिन क्या कंपनी की गुडविल बढ़ती है, हाँ है ना, इस कंपनी की शेयर, अच्छा क्या उसकी वजह से क्या उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है? ये सुनो, तो इसका तो कैपिटल, बैलेंस शीट में कैपिटल नहीं बढ़ रही, लेकिन गुडविल वैल्यूएशन वो सब बढ़ती है, ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट आता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय मेकिंग इट मैंडेटरी थ्रू सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट की लिस्टिंग कराना है, क्या वी आर इंश्योरिंग द लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर। लिक्विडिटी में जब चाहे अपने इन्वेस्टर को बेच कर अपना पैसा निकाल सकते हो। अच्छा ऐसी फैसिलिटी देने से ही क्या पब्लिक इशू सक्सेसफुल हो रहे हैं? सोच के देखो, अगर ये फैसिलिटी ना हो क्या पब्लिक इशू सक्सेसफुल होगा? आपको बोला जी लगा लो, लेकिन निकालने का पता नहीं, आपको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे कुछ पता नहीं, बंदा बोले मैं पागल दिखा तुम्हें। अच्छा एक बेसिक चीज समझते हो, कोई नॉट शेयर मार्केट, कहीं भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या पहले ये सोचते हैं कि सब एग्जिट कैसे मिलेगा, कल के दिन मुझे इस इन्वेस्टमेंट जब बाहर निकलना तो कैसे निकल, पहले तो ये सोचना चाहिए। कई बार लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इमोल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, बोला कई लोगों मैंने देखा है ऐसा एक्सपीरियंस आता है, कई लोग सोचते हैं ये सस्ती मिल रही खरीद लो, कभी नहीं लेना चाहिए। बोला कोई प्रॉपर्टी भले महंगी मिल रही हो लेकिन जबरदस्त लोकेशन होनी चाहिए। बोलते हैं महंगी ले लो प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी लो ऐसी जिसकी लोकेशन जबरदस्त है। क्यों? बोला उसमें एग्जिट जब करना चाहो क्या वैसी प्रॉपर्टी बहुत लिमिटेड है, क्या उसकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहेगी। ये सुनो, तो बोलते कई लोग मैंने बेवकूफ है, अरे सस्ता मिल रहा है, अरे सस्ता तो मिल रहा है, अब बाद में जब एग्जिट करते रोते रहना, कोई खरीदारी नहीं मिलेगा। तो कई लोग कहते हैं ऐसे बेवकूफी करते तो ऊट पटांग जगह लगाते, ये सब समझ धीरे धीरे आती है। तो बोलते कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना उसमें पहले एग्जिट देखना चाहिए कि भैया कल के दिन मुझे एग्जिट करना हो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा, क्या इज इजी टू एग्जिट और नॉट, और नहीं ये तो बेकार इन्वेस्टमेंट हो। एग्जैक्टली क्या आपको लिक्विडिटी, क्या आपको लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज क्या एग्जिट प्रोवाइड कर रहा है? ये सुनो कि जब चाहे आप बेच सकते हैं, कि उस ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड एनीवन वांट्स, हर समय वहां पे बायर सेलर अवेलेबल होते हैं, एंड एनी टाइम यू कैन वांट टू सेल यू कैन सेल इट, एंड आप बाहर, एक कंपनी डायरेक्टली अपने पैसा आपको वापस नहीं कर रही। तो क्या पब्लिक इशू जब लाएंगे तो लिस्टिंग कराना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 ऑफ कंपनी एक्ट मैंडेटरी है। अच्छा कंपनी एक्ट के हिसाब से मैंडेटरी क्यों किया गया? टू इंश्योर द लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर। लिक्विडिटी मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को कैश कन्वर्ट करना चाहे कैश में, ठीक है। और क्यों ये लिक्विडिटी जरूरी है? नहीं तो अदरवाइज पब्लिक इशू फ्लॉप हो जाएंगे, पब्लिक इशू सक्सेसफुली नहीं हो सकता। तो लॉ मेकर्स ने कुछ सोच के लिखा है ना, अदरवाइज इट विल प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू मेक इट सक्सेसफुल, पब्लिक इशू फ्लॉप हो जाएंगे सारे। अब मुझे बताइए क्या ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है? अच्छा लिस्टिंग होते ही अब वो कंपनी क्या कहलाएगी? लिस्टेड कंपनी। क्या कहलाएगी? लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब कोई भी कंपनी जब पब्लिक इशू लाती है तो क्या पब्लिक इशू में इनविटेशन टू ऑफर देने के लिए क्या इशू करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस। और उसके पब्लिक इशू में जो भी सिक्योरिटीज आपने इशू की, अलॉट की, उसके क्या कराओगे? लिस्टिंग ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। क्या कराओगे? लिस्टिंग ऑन, एज ए रिजल्ट यू विल बिकम अ लिस्टेड कंपनी, यू विल बिकम अ लिस्टेड कंपनी। क्या ये सब इंटरकनेक्टेड चीजें हैं? अच्छा एक बात चलिए तो ध्यान सुनिएगा, मैं इस चीज को थोड़ा सा ऐड कर देता हूं आपको, चलो उसको मैं अभी थोड़ी देर बाद में ऐड करता हूं। यहां अब देखिए अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट इन्विटेशन। अच्छा लिखा विदाउट इन्विटेशन, तो यहां पे क्या कोई प्रोस्पेक्टस इशू होगा? प्रोस्पेक्टस तो इन्विटेशन टू ऑफर डॉक्यूमेंट है, हम लिख रहे हैं विदाउट इन्विटेशन, इट मीन देयर विल बी नो प्रोस्पेक्टस, देयर विल बी कोई प्रोस्पेक्टस का कंसेप्ट नहीं हुआ। यहां क्या होता है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट इन्विटेशन, व्हाट हैपेंस? मान लिया कंपनी ने 1 बंदे, 2 बंदे, 5 बंदे, 10 बंदे को अप्रोच किया, कंपनी ने
कि भैया हम आपसे फंड रेज कराते हैं बाय अलॉटिंग द सिक्योरिटी, वो भी तैयार है, कर लीजिए। लेकिन क्या यहां कंपनी की तरफ से जो बात हो रही है सबके लिए ओपन है, ओनली सेलेक्टेड पीपल? लेकिन जब इनविटेशन ऑफर दिया था पहले मेथड में, क्या ओपन फॉर एवरीवन? कोई भी उस इनविटेशन के रिस्पॉन्स में अप्लाई कर सकता है, ये सुनो। लेकिन ये प्राइवेट अरेंजमेंट है। क्या है? प्राइवेट। या कुछ लोगों ने कंपनी को अप्रोच किया कि हमें आपके शेयर लेने में इंटरेस्ट है और कंपनी तैयार है, कर लीजिए। तो क्या ये ओपन फॉर ऑल है? ये सब प्राइवेट अरेंजमेंट, इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट। कंपनी अप्रोच करे या कुछ लोग अप्रोच करें, एंड ये ओपन फॉर एवरीवन नहीं है, ओपन फॉर। लेकिन एक चीज देखिए, जब हम पब्लिक इश्यू की बात करें, इन्विटेशन एंड अलॉटमेंट, जब कंपनी इन्विटेशन टू ऑफर दे रही है, क्या ओपन फॉर ऑल है? ये सुनो, कोई भी इस इन्विटेशन के रिस्पॉन्स में क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। तो ये क्या प्राइवेट अरेंजमेंट है या पब्लिक के लिए? पब्लिक, नाम ही पब्लिक इश्यू से पड़ा। ये सुनो, इसलिए जो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट इन्विटेशन जो है, इसको टेक्निकली बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ये किसको बोलते हैं? अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन। विदाउट इन्विटेशन मैंने क्रॉस कर दिया। इन्विटेशन एंड देन अलॉटमेंट क्या है? पब्लिक इश्यू, ये बताया। और अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन प्राइवेट प्लेसमेंट सिक्योरिटीज। याद आ रहा होगा 11th-12th में भी सब टर्म थे बिजनेस स्टडी में। पब्लिक इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट। अब वहां कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया था। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये नाम जो है ना प्राइवेट अरेंजमेंट है। अब मुझे बताओ, जब एक कंपनी इस मेथड से सिक्योरिटी इशू करती होगी, इस मेथड से, हम क्या बोले, मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपनी, तो क्या प्रोस्पेक्टिव इशू होता होगा? मतलब ही नहीं, प्रोस्पेक्टिव तो इन्विटेशन ऑफर डॉक्यूमेंट है। और ये क्या यहां लिस्टिंग होती होगी? अब इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड कर, ध्यान सुनिएगा, जनरली नहीं होती। अच्छा, प्रोस्पेक्टस तो नहीं होगा, 100% है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, सेक्शन 40 ऑफ कंपनी एक्ट ये बोलता है, अगर आप पब्लिक इशू ला रहे हो तो लिस्टिंग कराना मैंडेटरी है। इसका इंटरप्रिटेशन का एक मतलब ये भी तो आ रहा है कि अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट करा रहे हैं तो वहां लिस्टिंग कराना मैंडेटरी नहीं है। भाई हमने दो मेथड बनाए, पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये दो ही पार्ट में डिवाइड किया। सेक्शन 40 क्या बोलता है? अगर पब्लिक इशू मेथड से सिक्योरिटी इशू कर रहे हो तो क्या कराना है? लिस्टिंग कराना मैंडेटरी है, लिस्टिंग कराना मैंडेटरी है। क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अगर सिक्योरिटी अलॉट करो, लिस्टिंग कराना मैंडेटरी नहीं है। तो नहीं है, इसका मतलब क्या प्रोहिबिटेड है? इसका मतलब क्या, कराना चाहो तो करा भी सकते हो, नहीं कराना चाहो तो नहीं, आपकी इच्छा है, मतलब ऑप्शनल है। मतलब क्या है? ऑप्शन। इसका मतलब ये हुआ ना, कई बार क्या होता है हम गलत से इंटरप्रिटेशन, भाई पब्लिक इशू में तो मैंडेटरी है, ये पब्लिक इशू लाओगे तो मैंडेटरी है कि लिस्टिंग करानी ही करानी है, ठीक है, एंड एज इट योर कंपनी विल बिकम अ लिस्टेड कंपनी। लेकिन अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड से अलॉटमेंट करते हैं तो लिस्टिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैंडेटरी नहीं, मतलब क्या है, कराना चाहो तो कराओ, नहीं कराना चाहो तो नहीं कराओ, मतलब ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, इसका लिस्टिंग हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड कर दूंगा, जहां थी, ये तो लॉ के हिसाब से है। प्रैक्टिकली 99.99% केसेस में प्राइवेट प्लेसमेंट के बाद कंपनी लिस्टिंग नहीं कराती है। 99.99% केसेस बता रहा हूं मैं, आपको लिस्टिंग नहीं कराती है। कराना चाहे करा सकती है, मना भी नहीं है, लेकिन नहीं कराती। बहुत कोई रेयर केस होता है, इसलिए मैंने 100% नहीं बोला, मैंने 99.99% बोला। कोई कोई केस तुम्हें नहीं मिल जाएगा, बहुत रेयर, जहां 0.001 कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, ठीक है, जहां पे कि बिना पब्लिक इशू के खाली प्राइवेट प्लेसमेंट की हमने लिस्टिंग कराई है। कोई मना नहीं है, लिस्टिंग वहां पे ऑप्शनल है, कराना चाहो तो करा सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। तो वहां पे हो सकता है वो लिस्टेड हो, लेकिन बाय आपके लेवल पे, स्टूडेंट लेवल। लेकिन मैं वो चीज भी मैंने बता दिया कि एक्चुअली लॉ में क्या पोजीशन है। तो कोई कोई केस तुम्हें मिल जाएगा जहां बिना पब्लिक इशू खाली प्राइवेट प्लेसमेंट है और लिस्टिंग करा रखी है, कंपनी क्या है, लिस्टेड है। लेकिन वो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। आपके लेवल पे कह सकते हैं कि लिस्टिंग कंसेप्ट मेनली किसके साथ कनेक्टेड है? पब्लिक इशू के साथ। किसके साथ कनेक्टेड है? पब्लिक। इट में पब्लिक इशू अगर कंपनी लाई है, क्या लिस्टिंग मस्ट है? अच्छा, रिजल्ट वो क्या है? और अगर वो पब्लिक इशू नहीं लाई है, इसका मतलब क्या है? आपको क्या है? अनलिस्टेड कंपनी क्या है? लिस्टेड है, अनलिस्टेड है? जनरली समटाइम इट में भी लिस्टेड, बट जनरली क्या होगी? अनलिस्टेड। समटाइम इट में भी लिस्टेड, लेकिन डेफिनेटली पब्लिक इशू नहीं है, इसका तो प्रोस्पेक्टस तो नहीं होगा। प्रोस्पेक्टस क्या है? इन्विटेशन, एंड पब्लिक इशू का मतलब इन्विटेशन एंड देन अलॉटमेंट। समझ आई बात? पक्का? अच्छा, लिस्टिंग की बात थोड़ी सी मैं और ऐड कर दूं, ऑल्दो ये सब चीजें इंटर लेवल की है नहीं, फाइनल की है, लेकिन कोई बात नहीं, फाइनल में जब पढ़ोगे तो फीस मुझे दे देना, ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा बताया था, देखिए। लेकिन क्योंकि किसा ना, क्योंकि दिमाग में घचर पचर बहुत मच जाती है, क्योंकि क्लियर नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली
एक कंपनी पहली बार पब्लिक इशू, अच्छा हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि जनरल लिस्टिंग किसके साथ कनेक्टेड है, पब्लिक इशू। एक कंपनी पहली बार पब्लिक इशू लाती है उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ। क्या बोलते हैं, आईपीओ। ध्यान सुनिएगा, एक कंपनी मान लिया आईपीओ ला रही है, जैसे अभी Hyundai मोटर्स का ही आईपीओ अभी आया, अभी एकदम ताजा ताजा बात कर रहे हैं, पहला पब्लिक इशू। इसे अभी तक Hyundai मोटर्स क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक इशू कभी लाया ही नहीं। इसका मतलब क्या, वो अपने लाइफ में पहली बार सिक्योरिटी इशू करने जा रही है। क्या पहले भी किया होगा? अच्छा सबसे अच्छा तक कंपनी सबसे पहले सिक्योरिटी किसको इशू करती है, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। अभी तो सारी डिस्कशन आज ही हो रही है। कंपनी जब बनी होगी, जब भी बनी होगी 10 साल 15 20 साल बाद भी पहले बनी होगी इंडिया में, ये बाहर आपको तो आई थिंक ये कहाँ की कंपनी है, कोरिया की, साउथ कोरिया की आई थिंक कंपनी है, एंड ये इंडियन सब्सिडरी है उसकी। साउथ कोरिया एक्चुअली इसकी पेरेंट कंपनी साउथ कोरिया, इंडियन कंपनी इंडिया में सब्सिडरी बना रखी है, उसका ये आईपीओ है, ठीक है। वो साउथ कोरिया में इसकी पेरेंट कंपनी, उससे हमें मतलब नहीं, पेरेंट कंपनी मतलब नहीं। देखिए ये मान ली इंडिया में एग्जाम्पल लेते, मान ली इंडिया में 20 साल पहले बनी, तो जब बनी होगी उस समय सब्सक्राइबर को शेयर्स अलॉट होंगे, तो वो अलॉटमेंट क्या थी, पब्लिक इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट। उसके बाद और भी लोग हो सकते होंगे, 2 4 5 7 10 धीरे धीरे होंगे, हाँ या ना। ये सुनो भाई, इतने दिन से बिजनेस कर रहे हैं तो कैपिटल तो होगी। कई बच्चे पता क्या होता है, आईपीओ का अंदर पहली बार शेयर इशू करने जा रहे हैं, नो, इनवाइट करके अलॉटमेंट इस मेथड से पहली बार करने जा रहे हैं, समझ रहे हैं भाई। पब्लिक इशू व्हाट, इनविटेशन एंड देन अलॉटमेंट, तो इस मेथड से पहली बार करने जा रहे हैं, ये मतलब है इसका, ठीक है। पब्लिक इशू ये है ना, ये थोड़ी पब्लिक इशू है। तो आईपीओ का मतलब पहला पब्लिक इशू, इसे पहली बार आप इस मेथड से शेयर सिक्योरिटी इशू करने जा रहे हैं। अच्छा कोई भी कंपनी क्या बनते ही क्या पब्लिक इशू ले आती होगी, मतलब ही नहीं है। तो तरीका क्या होता है कि आप कंपनी बनी, नॉर्मली तरीका क्या होता है, शुरू में सब्सक्राइबर, उसका धीरे धीरे करके थोड़े बहुत लोगों को, कुछ लोगों को, जैसे डायरेक्टर्स, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव, उनके कोई जानकार और कोई इन्वेस्टर, ठीक है, लेकिन कुछ नंबर, लिमिटेड नंबर और लोग कोई आपको, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मान लिया अभी Hyundai मोटर्स का अभी एट प्रेजेंट आईपीओ से पहले, मान लिया उसकी टोटल कैपिटल, मान लिया उसकी टोटल कैपिटल 10 करोड़ रुपए है। एग्जांपल लेते हैं, 10 करोड़ रुपए ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी, लेकिन मान लिया 10 करोड़ रुपए, और उसको जितने लोगों ने भी दिया है, मान लिया 50 100 जो भी है वो भी है। अच्छा उनको जितने को 10 करोड़ के जो शेयर्स हैं, जितने लोग को भी आपने अलॉट कर रखा है, मुझे बताइए क्या वो कौन से मेथड से जब किया है, किस मेथड से किया है, प्राइवेट प्लेसमेंट से किया है। ये बात समझ में आ रही है। अब आप आईपीओ ला रहे हैं, मान ली आईपीओ, आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर क्या है, मान ली कुछ भी लेते हैं, मान ली 1000 करोड़ का, आई थिंक ये बहुत बड़ा आईपीओ है, ठीक है, एंड आई थिंक इंडिया का टिल डेट बिगेस्ट आईपीओ। तो कितने का है, 30,000 करोड़, 27,000 करोड़। मान ली पहले से कुछ, मान ली 500 करोड़ की कैपिटल है पहले से, ये प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और 27,000 करोड़ का आप क्या ला रही है, इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ अभी तक का आ सकता, ठीक है 27। लेकिन आज मैं अखबार में पढ़ा, सुबह देख रहा था कि रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, उसमें कुछ खास रिस्पॉन्स इस आईपीओ में नहीं आया। हाँ मतलब वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा रख रहे लोग को, हो सकता है इन्वेस्टर को लग रहा हो, वो कुछ मार्केट में भी थोड़ा सा ना, मार्केट हिला हुआ है थोड़ा सा, तो मैंने कईयों के कपड़े तो थोड़े तो उतरने शुरू हो गए हैं, मैंने बताया ना अभी बहुत अभी कुछ हो गए हैं शुरू। तो बीच में जो लोग बहुत कूद रहे थे ना कि हर आईपीओ में पैसा कमा रहे थे, तो कईयों को झटका लगना शुरू हो गया है। देखिए 500 करोड़ मान लीजिए ये पहले से हैं और ये आप ला रहे हैं। अच्छा ये पहला पब्लिक इशू है। अच्छा अभी तक वो क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है, अभी तक क्या है, अनलिस्टेड कंपनी है, क्लियर है। अच्छा अब जब ये लाएंगे तो लिस्टिंग इसकी तो होगी, ये जो शेयर आप इशू करेंगे 27,000 करोड़ के जो भी आप इशू करेंगे इसकी तो लिस्टिंग होगी, ये तो अमाउंट है, मतलब जितने भी शेयर आप इशू करेंगे, और इनकी भी लिस्टिंग होगी। अभी तक लिस्टेड नहीं थे लेकिन अब इसकी भी लिस्टिंग, इसका मतलब क्या है, पहली बार लिस्टिंग कब होती है, आईपीओ लाते हैं। जनरली हम मान के ले, बिना आईपीओ के भी लिस्टिंग हो सकती है, मैंने बताया ना सब प्राइवेट, लेकिन जनरली हम मान के ले पहली बार लिस्टिंग कब होती है, आईपीओ। अच्छा उसमें खाली आईपीओ वाले शेयर की लिस्टिंग होती है, पहले वाले भी लिस्टिंग, ये नहीं खाली आईपीओ वाले शेयर, पहले वाले शेयर भी लिस्ट हो जाते हैं जो आईपीओ। अभी पता ना एनएससी के शेयर अभी भी लोग मार्केट में खरीद रहे हैं। अच्छा इसका मतलब अभी जिनको शेयर मिल रहे हैं कैसे मिल रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट से कैसे मिल रहे हैं। अब जब उसका आईपीओ आ गया ना तो वो शेयर भी लिस्ट होंगे जिन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट लिया है। अब सोच कर वो नहीं लिस्ट होंगे तो पागल बन जाएंगे। अच्छा लिस्टिंग से क्या मिले, लिक्विडिटी। तो अगर मैंने कोई शेयर ले लिए बिफोर आईपीओ, तो मेरे वाले शेयर लिस्ट नहीं हुए तो मैं कैसे बेचूंगा, मैं तो फंस गया। अब देखा था मैं तो ज्यादा लॉयल इन्वेस्टर हूं, तुम पब्लिक इशू लाए तो उससे पहले तुम्हारी कंपनी मैंने पैसा लगाया था, तो मेरा तो प्रोटेक्शन पहले होना चाहिए। लॉजिक सोचो ना लॉजिकली, नहीं तो सोच के देखिए मेरे वाले शेयर लिस्ट नहीं कराओगे तो बर्बाद हो जाएगा, बंदा बोलेगा मैं तो पागल हूं, मैं तो तुम्हें पहले से सपोर्ट करता था।
तो लिस्टिंग खाली आईपीओ वाले शेयर की नहीं होती, किसकी होती है? तो प्रैक्टिकली भी चीज को सोचना है कि आईपीओ वाले शेयर प्लस जो आईपीओ से पहले भी जो कंपनी ने अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन प्राइवेट प्लेसमेंट करके रखा है उनकी भी लिस्टिंग होती है। क्लियर है? क्लियर है बात? क्लियर? अच्छा, अब एक बार आप लिस्टेड कंपनी हो गए, और पहली बार लिस्टेड कब होते हैं? आईपीओ के समय। ठीक है, एक बार लिस्टेड कंपनी हो गए जनरली आईपीओ के समय, मैंने तो बिना आईपीओ के भी लिस्टिंग करा सकते हैं, मैंने बताया था अभी, ठीक है, लेकिन वो बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, वो करा देगा, ऑप्शनल होता है, बहुत रेयर। ठीक है, इंडिया में मैंडेटरी चीजें फॉलो हो जाए बहुत बड़ी बात है, ऑप्शनल चीजें फॉलो कहां होता है? ठीक है, ठीक है, यहां व्हाट आई वाज सेइंग दैट अब एक बार आप लिस्टेड हो गए, और जो आप आईपीओ में होते हैं जनरली पहली बार, उसके बाद वो कंपनी किसी भी में, अच्छा आपने लिस्टिंग क्या कराई थी? मैं ये बहुत बड़ी फिगर्स हैं, मान लिया आपके आईपीओ से पहले, मान लिया आईपीओ से पहले 2 करोड़ शेयर थे, आईपीओ से पहले मान लिया, या मान लिया 10 लाख शेयर थे, और आपने 2 करोड़ शेयर का आईपीओ लाया, तब लिस्टिंग कितनी की होगी? 2 करोड़ 10 लाख शेयर की। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद वो कंपनी अपनी लाइफ में फिर भले पब्लिक इशू लाए, अच्छा आईपीओ का क्या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब आप कुछ भी करो, प्राइवेट प्लेसमेंट करो, फिर से आईपीएल पब्लिक इशू एफपीए लाओ, या राइट इशू समझते हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोनस शेयर, ठीक है, कुछ भी लाओ, उन सबकी भी बार बार लिस्टिंग होगी। क्यों होगी? अच्छा लिस्ट हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी, सही माने में कंपनी लिस्ट हुई थी सिक्योरिटी, तो 2 करोड़ 10 लाख शेयर लिस्ट हुए थे। अच्छा फ्यूचर में आपने 15 लाख शेयर और अलॉट किए किसी 2 4 5 10 बंदों को बाय वे प्राइवेट प्लेसमेंट, तो उसकी लिस्टिंग नहीं करा हुआ था, क्या उसको लिक्विडिटी मिलेगी? अच्छा वो उसको जब तुम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो वो क्या समझ रहा है कि मुझे लिस्टेड, वो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, वो क्या समझ रहा है मुझे लिस्टेड कंपनी के शेयर मिल रहे हैं, और उसके शेयर लिस्ट नहीं करा हुआ, तो वो क्या सोच रहा है मुझे लिस्टेड कंपनी के शेयर प्राइवेट प्लेस में मिल रहे हैं, तो मैं भी चाहूं तो फ्यूचर में बेच सकता हूं, और उसके शेयर लिस्ट नहीं कराओगे तो क्या उसको लिक्विडिटी मिलेगी? तो विल इट बी चीटिंग अगेंस्ट दैट इन्वेस्टर और नॉट? तो इसलिए एक बार आपका आईपीओ में लिस्टिंग हो गई, उसके बाद आप चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट करो, चाहे उसके बाद पब्लिक एफपीओ लाओ, राइट इशू, सब जितने जितने शेयर और इशू कर, सबकी क्या होती जाएगी? तो इससे एक बात और क्या सीखने मिली, लिस्टिंग एक्चुअली कंपनी की होती है, सिक्योरिटी की होती है। बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, लेकिन एक्चुअली सिक्योरिटी की लिस्टिंग होती है, और जितने नए सिक्योरिटी अब इशू करते जाएंगे, अब किसी मेथड से इशू करो, एक बार आप लिस्टेड हो गए, क्या उन सबकी भी लिस्टिंग करानी पड़ेगी? उन सबकी क्या करानी पड़ेगी? लिस्टिंग। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क, एंड किस तरीके से लिस्टिंग कंसेप्ट, किस तरह काम होता है, ये सब चीजें पता, प्रैक्टिकली बता रहा हूं सब किस तरह की लिस्टिंग होती है आपको, और लॉजिक भी हर चीज के पीछे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, इज दैट ओके विद एवरीवन? यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब देखिए डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी में 5 मिनट और देखिए। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या बोलती है? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में प्रोहिबिशन होगा किस चीज पे? कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को इनवाइट, अच्छा यहां रेस्ट्रिक्शन वर्ड है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन कि पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते, किस बात के लिए? टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटी। अब मुझे बताइए क्या पब्लिक प्राइवेट कंपनी के केस में ये वाला मेथड अलाउड है? डेफिनेशन क्या बोल रही है? प्रोहिबिशन। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में प्रोहिबिशन होगी कि दैट प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक फॉर द सब्सटेंशियल सिक्योरिटी, और यहां हम क्या कर रहे हैं? इनवाइट ही कर रहे हैं। तो क्या प्राइवेट कंपनी के पास ये रूट अवेलेबल है? इसका क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है? क्या प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है? क्या जनरली प्राइवेट कंपनी लिस्टेड होती है? नहीं, जनरली क्या होती है? अनलिस्टेड। ऑल्दो लिस्टेड हो सकता है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट से भी आप लिस्टिंग करा सकते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। तो जनरली प्राइवेट कंपनी क्या होती है? अनलिस्टेड। क्या होती है? अनलिस्टेड। क्लियर? अच्छा अब इसका तो प्राइवेट कंपनी, लेकिन क्या ये मेथड अलाउड है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट इन्विटेशन, यस भाई, यहां हम इनवाइट थोड़ी कर रहे हैं, वहां प्रोहिबिशन किसके ऊपर है? इनवाइट करके अलॉटमेंट करने पे, इनवाइट करने पे प्रोहिबिशन है, यहां तो हम इनवाइट कर ही नहीं रहे। इसका तक क्या प्राइवेट कंपनी सिर्फ ये ऑप्शन है? यस नो? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा? जो आप कंफ्यूज हो रहे थे ना, सब प्राइवेट कंपनी के भी शेयर इशू होते हैं, कैसे होते हैं, अब समझ में आ रहा है क्या होता है? ओनली बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? अच्छा अब आते हैं आपको पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में क्या ऐसी प्रोहिबिशन होगी कि प्रोहिबिशन इनवाइटिंग द पब्लिक? इसका मतलब क्या हुआ? पब्लिक कंपनी क्या इनवाइट करना चाहे कर सकती है? अच्छा इनवाइट करेगी तो क्या पब्लिक इशू ला रही है, क्या ला रही है? और क्या इनवाइट करना मैंडेटरी है, या करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते हैं? भाई कोई मना नहीं है, मतलब क्या हुआ? आप करना चाहे कर सकते हैं।
अच्छा इसका तो एक पब्लिक कंपनी, ध्यान सुनिएगा, अगर एक पब्लिक कंपनी है उसे बने हुए, अच्छा हुंडई मोटर्स ही है, शुरू से पब्लिक कंपनी बनी है मेरे हिसाब से, ठीक है, हो सकता है शुरू में प्राइवेट, आई डोंट नो, लेकिन शुरू मान लीजिए शुरू से पब्लिक कंपनी बनी है। अच्छा इतने सालों से अभी जो आईपीओ ला रहे, पहली बार पब्लिक इशू ला रहे, अभी तक उसने जितनी बार भी अलॉटमेंट किया कैसे किया है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट इन्विटेशन, प्राइवेट प्लेसमेंट सिक्योरिटी, तो अभी तक वो क्या है? अनलिस्टेड है। इसका तो अभी तक वो लिस्टेड नहीं हुआ, अब वो पहली बार पब्लिक इशू ला रही है तो क्या हो जाएगी? अब पब्लिक इशू क्या हो जाएगी? लिस्टेड। क्या हो जाएगी? लिस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका पब्लिक कंपनी क्या लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। अच्छा एक पब्लिक कंपनी ने अपनी लाइफ में जितने बार भी अलॉटमेंट किया है और हर बार अभी तक अलॉटमेंट किस मेथड से किया है? अलॉटमेंट विदाउट इन्विटेशन, दैट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट, कभी भी पब्लिक इशू मेथड से अलॉटमेंट नहीं किया है, तो अभी तक क्या है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। लेकिन अगर एक बार भी आपने अगर अलॉटमेंट किया इनवाइट करके, इनविटेशन अलॉटमेंट, इसे आप पब्लिक इशू ले आए और एक बार मतलब पहली बार जब करोगे आईपीओ उसी समय लिस्टिंग, पहले वाले शेयर भी वो भी, और उसके बाद तो वो क्या बन जाएगी? लिस्टेड पब्लिक कंपनी। इससे बोलते हैं पब्लिक कंपनी में भी लिस्टेड में भी अनलिस्टेड। पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज आर ऑलवेज, ये जनरल हिसाब, जनरल एक्सेप्शन हो सकते हैं, होता है ना, कभी कभी हो सकता है कि बिना पब्लिक इशू के भी लिस्टिंग लोग करा लेते हैं, मैंडेटरी नहीं है और चॉइस है, तो उसके से हो सकता है प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड नजर आए, लेकिन बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। जनरली सब लिस्टिंग पब्लिक इशू के साथ वो मैंडेटरी है। इसका मतलब प्राइवेट कंपनीज ऑलवेज अनलिस्टेड, कभी प्रोस्पेक्ट इशू नहीं कर सकते, कभी पब्लिक इशू, तो बहुत क्लियर है। जनरली अनलिस्टेड होंगे, कभी कभार कोई केस आपको नजर आ जाए लिस्टेड है, और पब्लिक कंपनीज आपको लिस्टेड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कभी आपने पब्लिक इशू मेथड से अलॉटमेंट किया है या नहीं किया। अच्छा जितने भी आप शेयर जो एनएसए बीएसए शेयर की ट्रेडिंग होती है सब लिस्टेड कंपनी है। आप देखो कोई भी कंपनी के नाम में प्राइवेट लिमिटेड आता है, आता है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड पब्लिक कंपनी है। ये सुनो कोई केस उठा लो, ठीक है, सब कंपनी कौन सी है? पब्लिक। प्राइवेट कैसे लिस्टिंग नॉर्मली पब्लिक इशू का मैंडेटरी होता है, बता ना, जनरली कोई कोई केस एक्सेप्शनली मिल जाएगा, अदरवाइज सभी क्या मिलेंगे? पब्लिक कंपनी मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी पब्लिक कंपनी लिस्टेड है। अगर एक डेटा के बाद मोटा मोटी बात करें, इंडिया में टोटल जितनी कंपनी है, करीब मान लिया हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब एग्जैक्ट फिगर मुझे देखना पड़ेगा, बट मोटा मोटी मान लिया 10 लाख कंपनी है। 10 लाख में करीब करीब आपको मान के चलिए कि 9 लाख के आसपास, 9 लाख के आसपास आपकी समझिए प्राइवेट कंपनी है, तो वो तो बाय एंड लार्ज क्या है? अनलिस्टेड है। बाय एंड लार्ज क्या है? अनलिस्टेड है। बाकी जो 1 लाख के आसपास लिस्टेड कंपनी है उनमें से, सॉरी 1 लाख जो पब्लिक कंपनी, सॉरी, उनमें से भी करीब 85%, 90%, 95% क्या है? अनलिस्टेड है। मतलब 1 लाख जो पब्लिक कंपनी है, 1 लाख जो पब्लिक कंपनी है, वो डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं। अगर मान ली 1 लाख पब्लिक कंपनी है तो 1 लाख में भी मान के चलो 90, 95, 92, 93 हजार वो क्या है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अच्छा अनलिस्टेड है, इसका तो डेफिनेटली कभी पब्लिक इशू नहीं लाया, हाँ है ना। अगर पब्लिक इशू लाया होता तो क्या होता? डेफिनेटली लिस्टेड हो जाते। इसका तो ये भी नहीं कि पब्लिक कंपनी तो हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड है। तो पब्लिक कंपनी आपके सामने हुंडई इतने सालों से काम कर रही है ना कंपनी, इनके इतने सारे शोरूम में इतनी गाड़ियां हैं, लेकिन अभी तक क्या है? अनलिस्टेड। पब्लिक कंपनी होने का मतलब हर पब्लिक कंपनी होनी लिस्टेड है। पब्लिक इशू लाओगे तो सब मैंडेटरी हो जाएगा। आई थिंक मैंने बहुत एंगल से हर तरीके से चीज आपको समझा दी है एक किस तरीके। तो प्राइवेट कंपनी में आपको पब्लिक इशू कंसेप्ट नहीं होता, प्राइवेट प्लेसमेंट सिर्फ हो सकता है। पब्लिक कंपनी में दोनों मेथड अलाउड है। अगर पब्लिक कंपनी कभी भी पब्लिक इशू मेथड से अगर पब्लिक इशू अलॉटमेंट कर देती है तो क्या होगा? लिस्टिंग कराना मैंडेटरी हो जाएगा। एंड इस वक्त पब्लिक कंपनी में भी लिस्टेड में भी अनलिस्टेड। को डाउट? इज इट ओके? समझ में आया? तो ये कंसेप्ट समझाया, इस कंसेप्ट को फिर अप्लाई किया कि प्राइवेट कंपनी में ये वाला रूट तो ब्लॉक है, ये तो प्रोहिबिट किया हुआ है, सिर्फ ये वाला रूट है, ये वाला रूट है। और पब्लिक कंपनी में क्योंकि कोई प्रोहिबिशन नहीं है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, दोनों रूट अवेलेबल, दोनों रूट अवेलेबल। लेकिन वो पब्लिक कंपनी खाली यही रूट यूज करे टिल डेट तो क्या है? अनलिस्टेड है। और ये रूट एक बार भी यूज कर लिया तो क्या बन जाएगी? लिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्या बन जाएगी? लिस्टेड पब्लिक कंपनी। गॉट इट? और लिस्टिंग भी कैसे कैसे होती है मैं सब कुछ समझा दिया, सब कुछ समझा दिया। एक क्वेश्चन पूछता हूं खाली ध्यान, लास्ट ब्रेक से पहले। प्राइवेट कंपनी कैन हैव मोर देन 200 डिवेंचर होल्डर्स? ये सुनो, कैन अ प्राइवेट कंपनी हैव 2 लाख डिवेंचर होल्डर्स? बेटा इतना इजी क्वेश्चन नहीं था कि मेरा क्वेश्चन खत्म होता तो तुम जवाब ही दे दिए। कई बच्चे सोचे कि 200 से ज्यादा तो 2 लाख तो 200 ज्यादा ही है, तो ठीक है इसमें क्या सोचना है। गणित नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, 2 लाख डिवेंचर होल्डर्स के लिए कंपनी क्या प्राइवेट प्लेसमेंट से कर सकती है? अच्छा प्राइवेट प्लेसमेंट जो होता है नॉर्मली क्या होता है? कुछ सेलेक्टेड लोगों को,
होता डायरेक्टर, उनके फ्रेंड्स, प्रोमोटर, रिलेटिव्स, ये कितने हो जाएंगे? 2 लाख। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पब्लिक इशू। प्राइवेट कंपनी में क्या सारे सिक्योरिटी का पब्लिक इशू प्रोहिबिटेड है? हाँ या ना? खाली शेयर्स का पब्लिक इशू प्रोहिबिटेड है, सारे सिक्योरिटी का? क्या लिखा हुआ है? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी। तो आप कोई भी सिक्योरिटी का पब्लिक इशू नहीं ला सकते। अच्छा, 2 लाख डिवेंचर होल्डर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या डिवेंचर का पब्लिक इशू लाना पड़ेगा? और क्या प्राइवेट कंपनी में कोई भी आपको सिक्योरिटी का पब्लिक इशू अलाउड है? नहीं। तो इससे मैंने पहले क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा था, क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं था, अब ये पढ़ लिया आपने। इसका ऐसा 200 की लिमिट नहीं है, 250 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं, लेकिन 2 लाख थोड़ी हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पब्लिक इशू। और पब्लिक इशू प्राइवेट कंपनी में किसी भी सिक्योरिटी का क्या है? प्रोहिबिटेड है। दैट्स वाई ये पॉसिबल नहीं। क्या ये तीसरे पॉइंट से रिलेटेड क्या बताया? अच्छा, इसी तरह एक क्वेश्चन पूछता हूं। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को लिमिट नहीं है, नहीं है ना? लेकिन क्या एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के क्या 1 लाख मेंबर हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? फिर वही वाली बात है, 1 लाख मेंबर होने के लिए करना पड़ेगा पब्लिक इशू। अब पब्लिक इशू लाओगे तो फिर अनलिस्टेड कैसे रहोगे? क्या बन जाओगे? लिस्टेड। तो भाई ऐसा लिमिट नहीं है, लेकिन ये थोड़ी 200 की लिमिट नहीं है। 200 प्राइवेट कंपनी में हो सकता 250 मेंबर हो जाए, 300 हो जाए, 500 हो जाए, लाखों में कैसे हो जाएंगे? उसके लिए अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? अच्छा, देखिए अभी हुंडई मोटर्स है, अभी तक अनलिस्टेड है। अब वो क्या लगता है अभी कितने मेंबर होंगे इसके? मेरे हिसाब से 100-200 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, 500 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, ये 1 लाख 2 लाख मेंबर होंगे। लेकिन अब ये आईपीओ लाने से क्या लाखों मेंबर हो जाएंगे इनके? ये सुनो, तो बात को सब चीजें से रिलेट करके देखिए ना भाई। ऐसा 200 की लिमिट नहीं है नंबर और डिवेंचर प्राइवेट कंपनी में। ऐसा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 200 से ज्यादा मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 200 लिमिट है। लेकिन लाखों में जाने के लिए अल्टीमेटली ह्यूज नंबर, यू हैव टू कम आउट विद एंड प्राइवेट कंपनी में हर तरह की सिक्योरिटी का पब्लिक इशू क्या है? प्रोहिबिटेड है। तो इवन हम डिवेंचर का भी पब्लिक इशू ला सकते हैं। अब क्या आंसर गलत हो गया? तो 200 से ज्यादा हो सकते हैं, बट 2 लाख की पॉसिबिलिटी नहीं। इज इट क्लियर? सो दैट इज ऑल। अभी ऐसा करते हैं, थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कितनी जगह ब्रेक चाहिए? आधा घंटा पूरा चाहिए? चलो ठीक है, हम 11:15 पे मिलते हैं। ठीक है, 11:15 बजे।